मोरी बाहर से तो बस एक एवरेज गंभीर और शांत हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है, लेकिन असल में वो एक सुपरनैचुरल पावर वाला डीमन है। वो अपनी असली पहचान को छुपाकर एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये शांति तब टूट जाती है जब उसकी बचपन की दोस्त विच नीको उसकी जिंदगी में दोबारा एंट्री लेती है। अब मोरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे अपनी हिडन पावर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है ताकि वो नीको को डेंजरस एनिमीज और उसकी खुद की क्रेजी एंटिक्स से बचा सके। मोरी एक ऐसी डीमन फैमिली से आता है जो असल में हाइब्रिड स्पीशीज हैं, जो तब पैदा होते हैं जब विचेस अपने फेमिलियर क्रीचर्स को अपना बच्चा पिता बनने देती हैं। इसी वजह से मोरी के पास अनबिलीवेबल फिजिकल स्ट्रेंथ है और उसके पास कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं। उसकी बेस्ट फ्रेंड नीको खुद एक चुड़ैल है, लेकिन उसे अपनी मैजिक एजुकेशन के लिए होली लैंड ऑफ विचेस जाना पड़ता है। जाने से पहले वो मोरी से प्रॉमिस करती है, जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी मैं वापस लौट आऊंगी। एक दशक गुजर जाता है। अब मोरी एक पीसफुल फार्मर बन चुका है जो गुंडों से लड़ने की भी परवाह नहीं करता। उसे पता है अगर उसने पलटकर वार किया तो सामने वाला सीधा एम्बुलेंस में पहुंचेगा, और इस खराब इकोनॉमी में वो अपने दुश्मन के मेडिकल बिल्स तक नहीं भरना चाहता। इसीलिए वो बस डॉजिंग एंड अवॉइडिंग फाइट्स में ही समझदारी मानता है। जब बदमाश थक जाते हैं, मोरी घर लौटता है। घर पहुंचते ही उसके पिता उसे समझाते हैं, बेटा कभी कभी जवाब दे देना भी जरूरी होता है। डिनर के दौरान उसके पिता कैजुअली बताते हैं, नीको वापस आ गई है होली लैंड से और वो चाहती है कि तुम उसका फेमिलियर बनो। मोरी शौक में अपना खाना सीधे अपने पिता के मुंह पर उगल देता है। उसके पिता बस शांत रहते हैं, मानो सब नॉर्मल हो। आखिर चुड़ैलें तो अक्सर कैट्स या बैट्स को अपना फेमिलियर बनाती हैं, लेकिन पुराने जमाने में कुछ ऐसे फेमिलियर्स भी थे जिन्होंने इतनी मैजिकल पावर हासिल कर ली कि वो ह्यूमन फॉर्म ले सके। एक बार एक टाइगर और एक बुल फेमिलियर इंसान बन गए थे और उन्होंने इंसानों से शादी करके डीमंस की पूरी रेस को जन्म दिया था। यही वो वंश था जिससे मोरी आता है, विचेस के सीक्रेट प्रोटेक्टर्स। मोरी कहता है कि उसे अपने फैमिली का हिस्ट्री पहले से पता है, लेकिन वो किसी का सर्वेंट नहीं बनना चाहता। उसके पिता समझाते हैं कि ये कोई नौकर की जॉब नहीं है, बल्कि बॉडीगार्ड की तरह काम करना होगा। और क्योंकि उनका परिवार नीको के परिवार से एक एंशिएंट कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है, वो इस ऑफर को मना नहीं कर सकते। मोरी का रिएक्शन ऑब्वियस था, फुल फ्रस्ट्रेशन। वो मानता है कि नीको का फेमिलियर बनना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। उसके पिता उसे बताते हैं कि नीको की मदर होली लैंड में ही रहेगी और नीको यहाँ अकेले आने वाली है, इसीलिए दोनों को साथ में रहना होगा। मोरी लिटरली डबल स्प्लिट कर देता है और गुस्से में ऑलमोस्ट अपने पिता को पीटने ही वाला होता है। थोड़ी देर बाद वो लिविंग रूम में बहकर सोच रहा होता है, नीको कितनी क्लमजी थी, लेकिन शायद उसी में उसकी क्यूटनेस थी। उसी वक्त उसकी खिड़की टूटती है और अंदर उड़ते हुए आते हैं ग्लास शार्ड्स। मोरी चौंक जाता है, उसे लगता है कोई थीफ है, लेकिन फिर अंदर गिरती है नीको, वो ही पुरानी अनाड़ी विच। वो हंसते हुए कहती है, उतरते वक्त थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया। मोरी उसे पहचान लेता है, लेकिन उसे अपने टूटे हुए लिविंग रूम की ज्यादा चिंता है। वो तुरंत सफाई में लग जाता है और नीको को कहता है, रिलैक्स करो, होममेड कुकीज खाओ। जब नीको कहती है कि वो विंडो ठीक कर देगी मैजिक से, तो उसे एक मीडियम चाहिए होता है, कोई कीमती चीज। मोरी अपना फेवरेट कॉफी मग ले आता है। नीको मैजिक करती है, विंडो ठीक हो जाती है, लेकिन तभी क्रैक आवाज आती है, वो मग टूट चुका होता है। नीको समझाती है, सैक्रिफाइस हमेशा नष्ट होने के लिए होता है, तुम्हारी भावनाओं ने ही मेरे जादू को शक्ति दी। मोरी गुस्सा होता है, लेकिन फिर खुद को शांत कर लेता है, कम से कम विंडो तो ठीक हो गई। वो नीको की तारीफ करता है, तुम्हारा मैजिक सच में बहुत कमाल है। नीको ब्लश करती है और एक्साइटेड होकर बोलती है, रुको मैं तुम्हें और दिखाती हूँ। पर कुछ सूझता नहीं है तो वो खुद पर जादू कर लेती है और एक पेपर शीट में बदल जाती है। अब वो हवा में इधर उधर उड़ती रहती है और घर से बाहर निकल जाती है। मोरी पैनिक में उसका पीछा करता है, लेकिन वो दो दीवारों के बीच में फंस जाती है। जगह बहुत कम होती है, अगर वो वही नॉर्मल हो गई तो लिटरली क्रश हो जाएगी। मोरी सोचता है वैक्यूम क्लीनर लाने का, तभी वहां आता है वही बदमाश मोमोडा। वो मोरी को देखकर ताने मारता है, क्या करेगा, मारेगा मुझे। मोरी को अचानक अपना बचपन याद आता है, कैसे मोमोडा को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसने कभी पलटकर वार नहीं किया। उसे अपने पिता की सिखाई सीक्रेट मार्शल आर्ट याद आती है, जो डीमंस को अपनी शक्ति नियंत्रित करना सिखाती थी। अब मोरी को पता है क्या करना है। वो अपनी डिमोनिक पावर एक्टिवेट करता है और मोमोडा डर से ऑलमोस्ट अपनी पैंट गीली कर देता है। वो दीवार पर मुक्का मारता है, दीवार टूट जाती है और नीको बाहर आ जाती है, नॉर्मल होने से ठीक पहले। वो मोरी को कस के हक करती है, थैंक यू फॉर सेविंग मी। लेकिन मोमोडा वहीं खड़ा पैनिक में कहता है, तुमने मेरी प्रॉपर्टी तोड़ दी। मोरी बस हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसके लिए असली एडवेंचर शुरू होने वाला है। मोरी उस वक्त हैरान रह जाता है जब वो निको से पूछता है, क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? निको हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी इमोशनली वैल्यूएबल थिंग की जरूरत होगी। मोरी कुछ सोचता है और उसके दिमाग में एकदम सही आइडिया आता है। वो बताता है कि मोमोडा अपने मोहक हेयर स्टाइल से कितना ऑब्सेस्ड है और बस वही चीज निको के स्पेल को इनफ पावर देती है दीवार को पूरी तरह से ठीक करने के लिए।
जादू पूरा होते ही दीवार ऐसे चमक उठती है मानो कभी टूटी ही ना हो। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं और निको कैजुअली कहती है कि उसे थोड़ा शॉपिंग करनी है। जब वो वापस आती है तो मोरी के चेहरे पर थकान साफ झलक रही होती है। ये बैग्स इतने हैवी क्यों हैं? वो शिकायत करता है। निको हंसते हुए अपनी उंगलियां घुमाती है और एक छोटा सा मैजिक स्पेल चलाती है। अचानक बैग फेदर की तरह हल्के हो जाते हैं। मोरी दंग रह जाता है। तुम ऐसे ही पूरे शहर के सामने जादू कर दोगी? वो थोड़ा सीरियस टोन में पूछता है। निको जवाब देती है, विचेस का एक बेसिक रूल है, अपने मैजिक का इस्तेमाल पीपल्स हेल्प के लिए करो, क्योंकि ऐसा करने से हमारी पावर स्टेबल रहती है और हम डार्क साइड से दूर रहते हैं। वो आगे कहती है कि मैं अभी भी ट्रेनिंग फेज में हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना चाहती हूँ ताकि मैं एक ऐसी विच बन सकूँ जो दूसरों की हेल्प करे। मोरी को उसका ये ड्रीम बहुत इंस्पायरिंग लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे फेमिलियर के तौर पर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। निको उस पल में खो जाती है उसके साथ डेटिंग करने के ड्रीमी थॉट्स में, लेकिन तभी मोरी की आवाज़ उसे रियलिटी में खींच लाती है। देखो, उस बिल्डिंग में आग लगी है। बिना सोचे निको उधर भागती है। वो एक औरत को जलती इमारत से बचाना चाहती है। मोरी उसे रोकने की कोशिश करता है। सब लोग देख रहे हैं, तुम उड़ती हुई दिख जाओगी। लेकिन निको को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी झाड़ू पर बैठ जाती है। मोरी मजबूर होकर उसके साथ झाड़ू पर चढ़ता है। दोनों हवा में उड़ते हैं और उस महिला तक पहुंचते हैं। महिला को तो समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। मोरी चिल्लाता है, जंप ऑन द ब्रूम। वो झाड़ू पर चढ़ती है, लेकिन तभी झाड़ू अनकंट्रोलेबली नीचे गिरने लगती है क्योंकि अब उस पर वेट ज्यादा हो गया है। मोरी पैनिक में कहता है, निको जल्दी स्पेल चलाओ, मुझे हल्का कर दो। वो ऐसा करती है और तीनों गिरने से बच जाते हैं। लेकिन इस स्पेल का साइड इफेक्ट ये होता है कि मोरी खुद हल्का और कमजोर महसूस करने लगता है। वो निको को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम विच हो और मैं डीमन, हम दोनों मिलकर सर्कस शुरू कर सकते हैं। निको हंसती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि झाड़ू अभी भी तीनों का वेट नहीं झेल पा रही है। वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाली होती है, इसलिए खुद पर भी लाइट स्पेल डाल देती है। इससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसके ब्रेन सेल्स का आधा लॉजिक उड़ जाता है। जिस औरत को उन्होंने बचाया था उसे अब तक कुछ समझ नहीं आता। उधर मोरी और निको को अचानक याद आता है, हमारा सामान तो बीच सड़क पर ही रह गया। वो तुरंत नीचे दौड़ पड़ते हैं, जबकि वो महिला कंफ्यूजन में आसमान देखती रह जाती है। जब तक वो दोनों घर पहुंचते हैं, स्पेल का असर खत्म हो चुका होता है और बैग पहले से भी ज़्यादा हैवी लग रहे होते हैं। निको अपनी मैजिक बुक निकालती है, फॉर्मूला चेक करती है और कंफर्म करती है कि स्पेल उल्टा पड़ गया। दोनों एक साथ कोलैप्स हो जाते हैं, लिटरली घुटनों के बल गिरते हुए। थोड़ी देर बाद वो संभलते हैं और रात में निको मोरी को सॉफ्टली कहती है, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी टुडे। मोरी बस हल्की मुस्कान देता है, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। उसे अपने पिता की बात याद आती है। निको की माँ एक प्रॉफिट हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 1 साल के अंदर निको पर एक बड़ी ट्रेजेडी आने वाली है और सिर्फ उसका फैमिलियर ही उसे बचा सकेगा। तब से मोरी ने ठान लिया है, वो उसे उसके खुद के जादुई केओस से भी बचाएगा। लेकिन निको को इसका अंदाजा तक नहीं। वो तो बस अपने फर्स्ट एंड ओनली लव के सपनों में खोई रहती है। अगले दिन मोरी और निको स्कूल पहुंचते हैं। निको बेहद एक्साइटेड है अपनी नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ के लिए, और इसलिए भी क्योंकि अब वो मोरी के साथ एक ही क्लास में है। लेकिन उसकी ये एक्साइटमेंट मोरी के लिए प्योर ट्रबल बन जाती है। मोरी उसे अलग ले जाकर कहता है, प्लीज़ क्लास में ये मत बताना कि तुम विच हो। निको ब्लश करते हुए सोचती है कि शायद मोरी उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन रियलिटी बहुत बोरिंग निकलती है। फिर क्लास में उनकी टीचर यूरी आती है, एक स्ट्रिक्ट लेकिन चार्मिंग विप जो बाहर से काम रहती है पर अंदर से केओस का वोल्केनो है। वो कहती है, सब अपना इंट्रोडक्शन दो। क्लास में अजीब व गरीब स्टूडेंट्स अपने अपने अंदाज में बोलना शुरू कर देते हैं। मोरी क्वाइटली उनके बारे में नोट्स लिखने लगता है, लेकिन गलती से नाम गलत लिख देता है और करेक्शन करते वक्त उसका इरेजर टूट जाता है। निको को ये अडोरेबल लगता है। वो सीक्रेटली एक साइज एनहेंसिंग स्पेल डालती है ताकि उसकी मदद कर सके, पर उसका एम गड़बड़ा जाता है और जादू मोरी के बालों पर लगता है। अब मोरी दिखने लगता है जैसे गॉन, हंटर एंड हंटर का अडल्ट वर्जन। यूरी थोड़ा शॉक्ड होती है पर क्लास के सामने कुछ नहीं कहती। निको जल्दी से स्पेल कैंसिल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर गलती हो जाती है। इस बार स्पेल मोरी के चेहरे पर लगता है और उसका सिर लिटरली बॉबल हेड बन जाता है। मोरी को अब तक कुछ पता नहीं, लेकिन निको पैनिक में एक और स्पेल डाल देती है, जिससे उसका बायां हाथ डिस्प्रपोर्शनेट होकर जायंट साइज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी यूरी उसे बुलाती है, नेक्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मोरी को अपना हाथ छिपाने के लिए ऐसा बिहेव करना पड़ता है जैसे वो कोई डिल्यूजनल 6th ग्रेडर हो जो खुद को सुपर हीरो समझता है। इंट्रोडक्शन के बाद वो चुपचाप अपना हाथ निको की डेस्क पर रखता है ताकि वो उसे नॉर्मल बना दे। लेकिन ठीक उसी समय यूरी उसका नाम लेती है और निको अचानक हल्क साइज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस तरह पूरी क्लास को पता चल जाता है कि निको एक विच है। मोरी बस फेस पाम करता है, हम एक क्लास भी नॉर्मल नहीं रह सकते।
बाद में पता चलता है कि निको की माँ ने पहले ही स्कूल को सब कुछ बता दिया था। निको फिर भी थोड़ा एंग्शियस फील करती है, उसे डर है कि कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होती है, दो लड़कियां क्यूकिमी और कारा उससे पूछती हैं, हे लंच साथ में करेंगे। निको की आंखें चमक उठती हैं, वो मोरी की अप्रूवल लेती है और उनके साथ चली जाती है। रास्ते में कुछ वॉनबी गैंगस्टर्स रास्ता रोकते हैं, लेकिन कारा बस एक शार्प टोन में कहती है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। निको उसकी काम और कॉन्फिडेंट एनर्जी से इम्प्रेस्ड होती है। कैफे में पहुंचते ही कारा थोड़ा शाय हो जाती है और निको से पूछती है, तुम्हारे मैजिक के बारे में और बताओ ना। निको मुस्कुराती है, मैं बहुत सारे स्पेल्स जानती हूँ। वो कहती है कि ये पहली बार है जब वो दोस्तों के साथ बाहर जा रही है, और क्यूकिमी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने भी ऐसा ही महसूस किया था। मिडिल स्कूल के टाइम पर वो ऐसी दिखती थी जैसे किसी हार्डकोर वीप का वर्स्ट नाइटमेयर हो, लेकिन तभी कारा उसकी दोस्त बन गई और प्रैक्टिकली उसकी लाइफ बचा ली। जब क्यूकिमी उस पुरानी याद के बारे में बात करने लगती है तो कारा थोड़ा शाय हो जाती है और जल्दी से टॉपिक बदल देती है, उस बात पर जिसमें उसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो निको से पूछती है कि मोरी के साथ उसका क्या चल रहा है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों ऑलरेडी डेटिंग कर रहे हों। निको तुरंत डिनाई करती है, लेकिन कैजुअली बोल देती है कि वे दोनों साथ रहते हैं। और बस यही सुनकर कारा लिटरली एक्साइटमेंट में एक्सप्लोड हो जाती है, क्योंकि अगर वो दोनों डेटिंग नहीं कर रहे तो शायद मोरी जैसा हैंडसम हंक अब भी सिंगल है, और कारा क्लियरली उस चांस को मिस नहीं करना चाहती। लेकिन निको को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई और लड़की मोरी के करीब जाए, इसलिए वो थोड़ा एटीट्यूड में कहती है कि मोरी उतना कूल नहीं जितना दिखता है, बेसिकली डैमेज कंट्रोल मोड ऑन। इधर वो पहले वाले गोंस जो कैफे के बाहर मिले थे अब रिवेंज लेने के मूड में वापस आ रहे हैं, लेकिन मोरी तो ऑलरेडी उन्हें शैडो की तरह ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जैसे ही वो पास आते हैं मोरी उन्हें लिटरली बैटमैन स्टाइल में गिरा देता है ताकि वो निको के पहले दोस्तों के साथ नॉर्मल हैंगआउट वाले मोमेंट को स्पॉइल न करे। अगले दिन आधी क्लास निको के चारों तरफ घिर जाती है, क्योंकि अब उनकी क्यूरियोसिटी ने उनके डर को पूरी तरह हरा दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ क्वर्की स्टूडेंट्स मोरी के आसपास जमा हैं। सब चाहते हैं कि वो विच से कोई ऐसा स्पेल करवाए जिससे वो सुपर सायन बन जाए। तभी कारा वहां आ जाती है और कहती है, निको व्हाई डोंट यू शो देम अ लिटिल मैजिक। और निको बिना टाइम वेस्ट किए एक स्पेल बोलती है जो ग्रेविटी को उलट देती है। मोरी के पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं होता और पूरा क्लासरूम अचानक किसी इनफाइनाइट कैसल की तरह दिखने लगता है, लिटरली एक फैंटेसी डायमेंशन। उनकी टीचर यूरी ये देखकर हाफ अटैक की हालत में पहुंच जाती है। खैर कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है और क्लास फिर से शुरू होती है। यूरी अनाउंस करती है कि पहला पीरियड फन एक्टिविटीज़ के लिए होगा और स्टूडेंट्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। कारा फिर सजेस्ट करती है कि निको और मैजिक दिखाए और ऑब्वियसली सब अग्री कर जाते हैं। निको भी शो ऑफ मूड में होती है, इसलिए सबको प्लेग्राउंड में ले जाती है और वहाँ एक ऐसा बैरियर बनाती है जिसके अंदर नॉर्मल लोग भी उड़ सकते हैं। जैसे ही बैरियर एक्टिवेट होता है मोरी डिसबिलीफ में उसे देखता रह जाता है। पूरी क्लास लिटरली एक ड्रीम वर्ल्ड में जीने लगती है। कुछ देर बाद मोरी उसे देखकर पूछता है कि वो ठीक है ना, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि निको अपनी मैजिक पावर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। लेकिन निको मुस्कराकर कहती है कि वो हैंडल कर सकती है। वो बताती है कि उसे हमेशा लगा कि मैजिक ने उसे स्पेशल बनाया, पर अब वो चाहती है कि बाकी लोग भी थोड़ा स्पेशल फील करें, कम से कम कुछ पलों के लिए। वो मोरी से कहती है कि उसे भी सबको बताना चाहिए कि वो एक मॉन्स्टर है जिसके पास क्रेजी पावर्स हैं। लेकिन मोरी को याद आता है कि बचपन में उसकी इसी ट्रुथ की वजह से उसके सारे दोस्त उससे दूर चले गए थे। वो खुद से बड़बड़ा रहा होता है कि कोई उसे अमेजिंग नहीं मानेगा। तभी एक डिलीवरी ट्रक बैरियर में घुस जाता है और हवा में उड़ने लगता है। ड्राइवर कंट्रोल खो देता है और ट्रक नीचे गिरने लगता है, लेकिन ज़मीन से टकराने से पहले ही मोरी लिटरली सुपर हीरो की तरह उड़कर उसे पकड़ लेता है और सेफ लैंडिंग करा देता है। पूरी क्लास शॉक्ड रह जाती है। सब उससे पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया। निको क्विकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये उसका मैजिक था, लेकिन मोरी फाइनली डिसाइड करता है कि अब वो अपनी असली पहचान छुपाएगा नहीं। उसे लगता है कि लोग डर जाएंगे, लेकिन सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं, डूड दैट वाज ऑसम, विश वी हैड पावर्स लाइक यू। मोरी स्टन रह जाता है, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने डम्बली सपोर्टिव होंगे। इधर दूसरी तरफ निको की मॉम इबुकी एक मिस्टीरियस फ्यूचर प्रेडिक्शन पर काम कर रही होती है। वो अपनी पावर्स से एक मैजिक बुक को अवेकन करती है जो खुद से कुछ नंबर्स बोलने लगती है। उन नंबर्स के पेजेस खोलकर इबुकी कुछ सेक्रेड वर्ड्स पढ़ती है और उसकी नई प्रोफेसी सामने आती है। द डॉग एंड द रेन ड्रॉप्स विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन।
वहीं मोरी के घर पर वो पीसफुली उस नए मग से कॉफ़ी पी रहा होता है जो निको ने गिफ्ट किया था। तभी निको नीचे आती है नाइटवेयर पहने हुए और अपने इनोसेंट चार्म से मोरी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन मोरी तुरंत उसे डांटता है कि वो इतना लेजी क्यों है और कमरे से बाहर आते वक्त कपड़े क्यों नहीं बदले। निको उदास हो जाती है और सोचती है कि मोरी को उसके फैशन सेंस से प्रॉब्लम है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि उसे नए कपड़े चाहिए। लेकिन बाहर जाकर शॉपिंग करना बहुत टायरिंग है, तो वो एक मैगजीन में दिख रहे क्यूट ड्रेस को मैजिकली कॉपी करने का आइडिया निकालती है। प्रॉब्लम ये होती है कि स्पेल सिर्फ उस हिस्से पर काम करता है जो उसे मिरर में दिखता है, यानी पीछे का हिस्सा पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। निको को पता नहीं चलता और वो मोरी को अपना न्यू आउटफिट दिखाने के लिए नीचे जाती है। वो ऑकवर्ड तरीके से क्रैब की तरह चल रही होती है ताकि पीछे छुपा सके। मोरी सोचता है कि वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन निको अचानक बोलती है कि वो बस उसे ये ड्रेस दिखाना चाहती थी। मोरी मुस्कुरा कर कहता है कि वो अच्छी लग रही है, लेकिन ऑनेस्टली उसे अपने नॉर्मल कपड़ों में ज़्यादा प्रिटी लगती है। ये सुनकर निको ब्लश करती है और इतनी खुश हो जाती है कि अपनी बैग की ट्रांसपेरेंसी भूलकर भागकर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली जाती है। मोरी सब कुछ देख लेता है और दोनों सुपर ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन निको जल्दी से अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेती है। वो वापस आकर पूछती है, अब कैसी लग रही हूँ? और मोरी हंसते हुए कहता है कि उसका दिल अब उसकी वजह से नहीं बल्कि इसलिए तेज धड़क रहा है क्योंकि उसने 1920s का एंटिक आउटफिट पहना है। निको को तब पता चलता है कि मोरी को पुराने कपड़ों का बड़ा शौक है और शायद इसलिए वो उसके विंटेज कपड़ों को ज़्यादा पसंद करता है। थोड़ी देर बाद उन्हें इबुकी से एक बड़ा पार्सल मिलता है जिसमें निको की सारी फेवरेट मैंगा बुक्स होती हैं। साथ में मोरी के नाम एक लेटर भी होता है जिसमें इबुकी ने उससे थैंक्स कहा है कि वो उसकी बेटी का ध्यान रख रहा है। वो बताती है कि विचेस की सेक्रेड लैंड असल में यहीं जापान में है और वो अपनी मैजिक बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि अपनी अगली प्रोफेसी से निको की हेल्प कर सके। जब तक वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेती, वो चाहती है कि मोरी उसका ध्यान रखे। लेटर पढ़ने के बाद मोरी को एक रिस्पॉन्सिबल गार्डियन होने का एहसास होता है। वो डिसाइड करता है कि अब निको को खुद चीज़ें संभालना सीखना चाहिए, इसलिए वो उसके सामान उठाने में हेल्प करने से मना कर देता है। निको हार नहीं मानती। वो एक नया स्पेल बनाती है जिससे वो डबल वेट उठा सके बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, लेकिन जब वो अपना क्लोन बनाती है तो उसका साइज़ आधा रह जाता है और उसके ब्रेन की आधी सेल्स गायब हो जाती हैं। नतीजा, हर क्लोन के पास बस एक ब्रेन सेल बचती है और अब असली केओस शुरू होता है। मोरी उसे बताती है कि ये मैजिक और भी पावरफुल है, लेकिन दोनों निको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक बॉक्स साथ लेकर चलते हैं और फिर एक क्रेजी आइडिया सोचते हैं, क्लोनिंग का स्पेल खुद पर चलाकर 4 बॉक्स बना लें। अब दोनों छोटे निको के पास सिर्फ आधा आधा दिमाग बचता है, लेकिन फिर भी वो एक एक बॉक्स उठाकर खुश हो जाते हैं। मोरी ये देखकर तंग आ जाती है, जल्दी से सारे बॉक्स अंदर ले जाती है और बाकी निको की टुकड़ी हंसते हुए बोलती है, वाह, काम तो बड़े आराम से हो गया। मोरी तुरंत उन्हें नॉर्मल होने को कहती है, लेकिन वो जवाब देते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तभी मोरी इबुकी का लेटर पढ़ना शुरू करती है और उसकी हाल की भविष्यवाणी के बारे में जानती है, जिसमें लिखा होता है कि डॉग्स और रेन वाटर किसी बड़ी ट्रेजेडी की शुरुआत करेंगे। और तभी उसे एक नन्ही निको की चीख सुनाई देती है। एक डॉग उसका पीछा कर रहा होता है। मोरी बिना सोचे उसे बचाने दौड़ जाती है और डॉग के काटने के बावजूद वो निको को बचा लेती है। वो लापरवाह डॉग ओनर को गुस्से से घूरता है। तभी बाकी निकोज उसे घेर लेते हैं और रोने लगते हैं। कुछ ही पल में सारे निको फिर से एक हो जाते हैं ओरिजिनल निको में, जिसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो मोरी से माफ़ी मांगती है। मोरी बस मुस्कुराकर कहता है कि सब ठीक है क्योंकि उसे कोई चोट नहीं लगी। निको गिल्ट में कॉफ़ी बनाने चली जाती है। इस बीच मोरी फिर से इबुकी का लेटर और उसके साथ भेजा गया मैजिक सर्कल निकालता है। उस भविष्यवाणी में लिखा था कि जब तक ट्रेजेडी खत्म नहीं होती ये सर्कल गायब नहीं होगा और तब तक मोरी को सावधान रहना होगा। तभी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन निको का मूड अच्छा करने के लिए वो रेड बीन पेस्ट लेने का फैसला करती है क्योंकि वही उसकी फेवरेट कंफर्ट चीज़ है। मोरी चुपचाप उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ निकलता है बिना उसे भविष्यवाणी बताए। रास्ते में वो अचानक निको से कहता है, अरे मेरी अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। निको का दिल एक पल को तेज़ी से धड़क उठता है। वो और भी खुश हो जाती है जब कारा उन्हें एक अम्ब्रेला शेयर करते हुए देख लेती है। फिर दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। निको सोचती है कि अब शायद मोरी अपनी गलती मान लेगा, लेकिन तभी मोरी अचानक पीछे देखता है और कहता है, जो भी हमारा पीछा कर रहा है बाहर आओ। और तभी एक डॉग मास्क पहना हुआ शख्स बाहर आता है। मोरी तुरंत सतर्क हो जाता है, लेकिन निको उस मास्क को देखकर चौंक जाती है। वो तो वंडर, उसकी फेवरेट एनिमी की मेन कैरेक्टर जैसी लगती है। मोरी को इन बातों की परवाह नहीं, उसे सिर्फ ये समझ आ जाता है कि पीछा करने वाला बेहद पावरफुल है।
अचानक दोनों में इंटेंस लड़ाई शुरू हो जाती है। पीछा करने वाला अपनी मैजिक वॉन्ड निकालता है और हवा को कंट्रोल करके मोरी को पीछे धकेल देता है। मोरी भी पीछे नहीं हटता, वो एक ज़बरदस्त शॉक वेव से पलटवार करता है, लेकिन वो हमला बस एक इल्यूजन होता है। असली मोरी तो पहले से ही उसके पीछे पहुंच चुका होता है। वो उसे हराने से पहले मास्क उतारने को कहता है और जैसे ही मास्क उतरता है सब हैरान रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि निकू का पुराना दोस्त केन है, एक टेंगू यानी पहाड़ी आत्मा जिसे वो अपनी ट्रेनिंग डेज से जानती है। केन निकू को देखकर इमोशनल हो जाता है और मोरी से कहता है कि वो बस अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा था ताकि पता चले कि वो निकू की रक्षा कर सकता है या नहीं। वो ये भी कहता है कि अब वो भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए आया है। जल्दी तीनों मोरी के घर पहुंचते हैं। केन मोरी की तरफ देखे बिना बस निकू से बातें करता रहता है, जिससे मोरी के अंदर हल्की जेलसी महसूस होती है। और तो और केन एक और हैमबर्गर मांगता है। मोरी गुस्से में उसके चेहरे पर गर्म पैटी फेंक देता है। केन भड़क उठता है, लेकिन मोरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस पूछता है, अगर तुम सच में उसकी रक्षा करने आए हो तो छिप क्यों रहे थे? केन जवाब देने से बचता है। मोरी निकू से कहती है, इससे पूछो वरना मैं खुद पूछ लूंगी। निकू दोनों की लड़ाई से परेशान हो चुकी होती है, तो इसलिए वो एक मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करती है। वो केन की अम्ब्रेला को जिंदा कर देती है ताकि वो उसकी तरफ से बोल सके। अम्ब्रेला बोलती है कि राक्षस और टेंगू हमेशा लड़ते आए हैं, लेकिन हाल ही में उनके रिश्ते थोड़े सुधरे हैं। मोरी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिससे केन फिर से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि राक्षस लोगों की टेंगू की कभी परवाह नहीं करते और असली केयर हमेशा टेंगू करते हैं। वो बड़बड़ाता है कि उसके पिता को ये देखकर कितना जेलसी होता है कि लिटरेचर और एनिमे में डीमंस और मॉन्स्टर्स तो इतने फेमस हैं, लेकिन टेंगू का कोई नाम नहीं लेता। मोरी उसे रोककर कहती है, टॉपिक पर आओ। तब कैन बताता है कि वो फेम और ग्लोरी पाने के लिए निकू की रक्षा अकेले करना चाहता था। निकू मुस्कुराकर उसे धन्यवाद देती है, लेकिन तभी अम्ब्रेला फिर धोखा दे देती है। वो बोल उठती है कि कैन की असली वजह ये नहीं थी, उसने ये काम इसलिए लिया क्योंकि उस पर इबुकी का बड़ा कर्ज था। जब कैन झेमकर अम्ब्रेला को चुप कराता है और फिर बोलता है कि उसने फोर्टनाइट स्किन्स पर बहुत पैसे खर्च कर दिए थे। निकू ऑकवर्ड हंसी हंसती है और चाय बनाने चली जाती है। जैसे ही वो जाती है, कैन मोरी को इबुकी की एक और भविष्यवाणी थमाता है, जिसमें लिखा है कि दुश्मन स्कूल के अंदर है। मोरी ये सुनकर डर जाती है, लेकिन कैन उसे समझाता है कि ये बात निकू को मत बताना क्योंकि उसका डर उसे डार्क रास्ते पर ले जा सकता है। तभी निकू वापस आती है और कैन फिर से मोरी के साथ पेटी राइवलरी शुरू कर देता है। मोरी उसे घर से बाहर जाने को कहता है और कैन उस पर रेसिस्ट होने का आरोप लगाता है। मोरी ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मुझे टेंगुइस से इतनी भी परवाह नहीं कि मैं उनसे नफरत करूं। ये सुनकर कैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भाग जाता है। निकू को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे एक आइडिया आता है। वो स्नैक्स पर एक जादू करती है। अगर दो लोग उसे साथ खाएं तो वो अच्छे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन ये स्पेल सिर्फ उस लड़के पर काम करता है जो पहले स्नैक खाता है। तो निकू प्लान बनाती है कि वो पहले मोरी को स्नैक्स खिलाए ताकि स्पेल काम करे। वो किसी तरह सफल हो जाती है, लेकिन मैजिक थोड़ा गड़बड़ कर देता है। दोस्ती की जगह मोरी के दिल में कुछ और ही फीलिंग्स जाग उठती हैं। कुछ ही सेकंड्स में एनिमे का जॉनर बदलकर बीएल बन जाता है। मोरी कैन के कंधों पर हाथ रखने की कोशिश करता है। कैन घबरा जाता है। भाई ध्यान चाहिए था पर इतना नहीं। वो मोरी को धक्का देकर घर से बाहर भाग जाता है। बाहर जाकर वो कुछ बच्चों को देखता है जो पेड़ पर फंसे गुब्बारे को घूर रहे होते हैं। कैन गुब्बारा उतारता है, लेकिन बीच में स्नैक्स गिरा देता है और बच्चों से कहता है, लो खा लो। जैसे ही पहला बच्चा स्नैक खाता है, केन को अचानक उसके कंधे पर हाथ रखने की अर्ज होती है, और जैसे ही दूसरा बच्चा खाता है, वही मैजिक उसके साथ भी रिपीट होता है। तभी मोरी वहां पहुंच जाता है और सब एक दूसरे के शोल्डर्स पर हाथ रखकर एक फनी सी चेन बना लेते हैं। कुछ ही देर में स्पेल का असर खत्म हो जाता है और मोरी और केन दोनों निको को डांटने लगते हैं। निको माफी मांगती है। तभी डोरबेल बजती है और वो अपनी माँ का भेजा हुआ पार्सल लेने दौड़ती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसकी स्क्रीम सुनाई देती है। दोनों भागकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि निको पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, एक मैजिकल आउटफिट में फंसी हुई है। वो बताती है कि उसने बस ड्रेस ट्राई करने के लिए पहनी थी, लेकिन वो उसे जकड़ ली। मोरी को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि ये वही एनिमी का ट्रैप है जिसका जिक्र इबुकी की प्रोफेसी में था। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कपड़ों पर क्रीपी सी दो आईज उभर आती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई आदमी स्टेयर कर रहा हो। मोरी चिल्लाता है, निको को छोड़ दो, लेकिन वो आउटफिट उसे और कसकर पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने जोर जबरदस्ती की तो वो उसे क्रश कर देगा। और बस अगले ही पल वो निको को लेकर आसमान में उड़ जाता है। मोरी उसका पीछा करना चाहता है, लेकिन केन उसे रोक देता है क्योंकि स्काई में एनिमी से लड़ना सुसाइड जैसा होगा। केन को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो अपने क्रो पावर्स को समन करता है। ठीक इटाची वाइव्स में पूरे शहर से क्रोज निकलते हैं निको को ढूंढने के लिए।
आखिर एक क्रो उन्हें निको की लोकेशन तक ले जाता है, लेकिन वो अभी भी काफ़ी दूर है। तभी केन का अम्ब्रेला स्पिरिट भी वहाँ पहुँच जाता है और मोरी को एक और आइडिया आता है। वो कहता है कि केन अपनी विंड कंट्रोलिंग स्टाफ से उसे उड़ा दे और अम्ब्रेला को पैराशूट की तरह यूज़ किया जाए ताकि वो हवा में ज़्यादा देर तक रह सके। जैसे ही मोरी उड़ता है, वो देखता है कि मैजिकल आउटफिट खुद को रॉक हार्ड बना लेता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन यही उसकी बिगेस्ट मिस्टेक थी। मोरी एक पंच मारता है और आउटफिट टूट जाता है। निको गिरती है, मगर लकीली उसे कोई चोट नहीं लगती, बस उसके कपड़े थोड़े फट जाते हैं। अब दोनों हवा में गिर रहे होते हैं। केन हवा का झोंका भेजता है जिससे निको सॉफ्टली जमीन पर उतर जाती है, लेकिन मोरी लिटरली फेस फर्स्ट क्रैश करता है। गुस्से में वो केन को सिम्प कह के चिल्लाता है, फिर जादुई कपड़े के टुकड़े उठाता है, लेकिन अब वो सामान्य कपड़े बन चुके हैं। मोरी सोचने लगता है एनिमी का असली मोटिव क्या था, जबकि निको विजिबली कांप रही है, क्योंकि इस बार उसने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी खतरा उस पर आया था। मोरी उसे काम रहने को कहता है और वादा करता है कि अब से वो और सावधान रहेगा। केन उसके पास आता है और दिखाता है कि जादुई घेरा अभी भी गायब नहीं हुआ है, मतलब अभी प्रोफेसी में बताई गई ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई है। अब निको को भी एहसास होता है कि कोई उसे टारगेट कर रहा है। अचानक केन कहता है कि अब वो भी उन्हीं के साथ रहेगा ताकि निको सेफ रहे। मोरी को ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है एक और रूममेट का, लेकिन केन का अम्ब्रेला बोल देता है कि वो एक्चुअली ब्रोक है और रेंट नहीं दे सकता। मोरी सार्कास्टिकली बोलता है कि तू पैसे संभालना सीख ले, और केन ब्लेम अम्ब्रेला पर डाल देता है। निको दोनों को समझाती है कि थोड़ा एडजस्ट करो और एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर रखो। वो कहती है तुम दोनों के पास मेरे अलावा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, तो कम से कम एक दूसरे के फ्रेंड बनो। और इस तरह केन ऑफिशियली मोरी के घर में रहने लगता है। कुछ ही दिनों में अपने 999 लेवल के एक्सट्रोवर्ट स्किल से वो पूरे नेबरहुड का फेवरेट बन जाता है। कुछ दिन बाद एक लड़का हारा आता है, एक अजीब रिक्वेस्ट के साथ। वो निको से कहता है कि उसे इनविजिबल बना दो क्योंकि उसे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना पसंद नहीं। मोरी और केन उसे समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम से भागने जैसा है, लेकिन निको बोलता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं, हारा को पेट की प्रॉब्लम है और वो बस क्लास में अननोटिस्ड होकर वॉशरूम जाना चाहता है। मोरी उसे मैच्योर बनने को कहता है, लेकिन हारा बताता है कि बचपन से उसे इस बात के लिए चिढ़ाया जाता है। बातचीत के बीच अचानक मोरी नोटिस करता है कि निको गायब है, और जैसे ही वो हाथ हिलाती है सब उसे फिर देख पाते हैं। वो समझाती है कि ये स्पेल टारगेट की प्रेजेंस को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। परफेक्ट फॉर हारा। हारा इसे ट्राई करने का फैसला करता है। जैसे ही वो अपने हाथ क्रॉस करता है वो इनविजिबल हो जाता है। उठते वक्त टेबल से टकराता भी है, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। वो जल्दी से वॉशरूम भागता है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिसे सब गोरिल्ला सर कहते हैं, उसकी प्रेजेंस फील कर लेते हैं। हारा पैनिक में होता है, लेकिन मोरी उसकी मदद के लिए इनविजिबल होकर आता है और गोरिल्ला को डिस्ट्रैक्ट करता है। हारा थैंकफुल होकर वॉशरूम पहुंचता है। जब वो वापस आता है तो बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाने के बजाय कहते हैं कि अपना ख्याल रखना भाई, और इस मोमेंट में हारा को एहसास होता है कि वो खुद ही बचकाना बिहेव कर रहा था। वो निको को थैंक यू बोलता है और तभी उसके वॉन्ड में रखा मैजिक स्टोन सॉफ्टली ग्लो करने लगता है। निको बताती है कि हर न्यू विच को एक ब्लू मैजिक स्टोन मिलता है, और जैसे जैसे वो लोगों का ट्रस्ट जीतती है वो वाइट होता जाता है, जब तक वो पूरी विच ना बन जाए। हारा की ग्रैटिट्यूड से निको थोड़ी और आगे बढ़ जाती है और उसे थैंक यू कहती है, मगर इस बीच पेड़ के पीछे से एक मिस्टीरियस लड़की सबको देख रही होती है। कुछ वक्त बाद जब मोरी और बाकी लोग घर लौट रहे होते हैं, एक बूढ़ा आदमी उनसे हेल्प मांगता है। उसकी कार के नीचे कैट फंसी है। मोरी सीधा कार उठा लेता है, कैट भाग जाती है। सब उसकी स्ट्रेंथ देखकर दंग रह जाते हैं। लड़कियां तो उससे गार्डन से पेड़ उखड़वाने तक बोल देती हैं। मोरी हंसकर बोलता है कि मैं माली नहीं हूँ, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि शायद लड़कियां चाहती थी कि वो पेड़ लगाए, उखाड़े नहीं। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ घर लौटता है, लेकिन वही कैट अब शेप शिफ्ट होकर उस मिस्टीरियस विच नेमोमियाओ में बदल जाती है। वो मोरी को ध्यान से घूरती है क्योंकि वो चाहती है कि मोरी उसका फेमिलियर बने, मगर उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है वो बेहद शाय है। इस बीच निको और केन दोनों जल रहे होते हैं क्योंकि मोरी को उनसे ज़्यादा अटेंशन मिल रहा होता है। अचानक वो दोनों नेमोमियाओं को कैट फॉर्म में उनका पीछा करते हुए पकड़ लेते हैं। वो घबरा जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा कि वो पकड़ी जाएगी। निको और केन उससे खेलने की कोशिश करते हैं, मगर वो डिफेंसिव हो जाती है। उसका फोकस सिर्फ मोरी को अपना बनाना है क्योंकि वो पावरफुल है। लेकिन जब वो ये सब सोच रही होती है, वो अनजाने में मोरी के घर तक चली आती है और गलती से अंदर भी। अब वो लिटरली पैनिक में होती है कि अब क्या करूं। तभी निको उसे प्यार से छूने की कोशिश करती है और नेमोमियाओ भागती है, लेकिन केन उसे पकड़ने जाता है और गलती से वो मोरी के गोद में गिर जाती है। मोरी उसे जेंटली सहलाता है और नेमोमियाओ के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो खुद को उसके टच से दूर नहीं कर पाती। उसे ऐसा कंफर्ट महसूस होता है जो उसने कभी नहीं किया था।
वो पूरी तरह रिलैक्स होकर मोरी की गोद में सो जाती है। लेकिन जैसे ही वो सोती है उसे याद आता है, अगर मैं कैट फॉर्म में सो गई तो जागने पर ह्यूमन बन जाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मोरी मुझे एक वियर्ड स्टॉकर समझेगा। फिर भी मोरी के हाथों की वार्मथ उसे नींद में खींच लेती है। कुछ देर बाद केन चिल्लाता है, ये तो इंसान है, जिससे नेमोमेओ घबरा जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि केन तो बस अपने इवोल्यूशन टॉयज कलेक्शन की बात कर रहा था। और इसी क्योस के बीच मोरी और केन दोनों उसे देखकर कंप्लीटली शॉक्ड रह जाते हैं। एज सुन एज मीमू रियलाइजेस कि वो अभी तक नोटिस नहीं हुई है, वो साइलेंटली घर से बाहर निकल जाती है। कुछ दिनों बाद निको एक लड़की के ब्रेसलेट पर गुड लक चार्म लगाता है ताकि जब वो अपने क्रश को अपना दिल दे तो उसे सक्सेस मिले। हालांकि इससे उसे ये एहसास होता है कि उसे भी एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। अगली बार जब वो मोरी के साथ होगी तो उसे उम्मीद है कि वो अचानक उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, लेकिन वो बस उसकी हेल्थ चेक करने के लिए उसका वेट पूछता है। निको गुस्सा हो जाती है। वो तुरंत देखती है कि उसके आसपास की लड़कियां मोरी के पीछे भाग रही हैं और उसका गुस्सा जेलसी में बदल जाता है, लेकिन केन को इसका पता नहीं चलता। दूसरी तरफ केन को पता चलता है कि निको सचमुच मोरी में इंटरेस्टेड है, और जब वो घर पे अकेले होते हैं तो वो उससे कन्फ्रंट करता है। निको का दिमाग ब्लैंक हो जाता है और वो कंप्लेन करती है कि मोरी कितनी बोरिंग और क्लूलेस है, लेकिन केन सोचता है कि वो उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए अपना एफर्ट सही तरह से नहीं दिखा रही है। अचानक टीवी पर एक हेयर प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आता है और केन को एक आइडिया आता है। वो निको से कहता है कि उसके फ्लोइंग हेयर मोरी का ध्यान खींचेंगे, और वे स्कूल कॉरिडोर में अपनी विंड स्टिक यूज करके अपनी प्लान को इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लेते हैं। लंच ब्रेक शुरू होते ही वो अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, और जब निको मोरी को अपनी ओर आते देखती है तो वो केन से कहती है कि उसे हल्की हवा दे। केन उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उसके हेयर को हवा में हल्के से झुलाता है, लेकिन इससे मोरी की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है क्योंकि उसे हवा का सेंसेशन ही नहीं होता। निको डिसअपॉइंटेड होती है कि वो उसे नोटिस नहीं कर रहा है, इसलिए वो केन से पावर बढ़ाने को कहती है और वो ऐसा करता है। निको सडनली ऐसा लगती है जैसे वो सुपर सैन बन रही हो, और मोरी थोड़ी देर के लिए नर्वस हो जाता है। तभी एक टीचर वहां आती है और सिचुएशन का असेसमेंट करने का निर्णय लेती है, लेकिन तेज हवा के कारण उसके हाथ में रखे पेपर्स उड़ जाते हैं। वो चीखती है कि पेपर्स में सभी लड़कियों के बॉडी मेजरमेंट्स हैं, और तुरंत पूरे स्कूल में पैनिक फैल जाता है। मोरी दिन बचाने का डिसीजन करता है और आगे बढ़ता है, वॉल्स पर क्लाइंब करता है और बिना देखे हर पेज उठा लेता है। लड़कियां उसका नाम चिल्लाने लगती हैं और निको डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि वो मोरी का ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पाई, लेकिन वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अगले दिन ईशी नाम का एक लड़का निको को लंच के दौरान या स्कूल ट्रिप के दौरान मिलने के लिए कहता है। निको ये न्यूज़ अपनी गर्ल गैंग को बताती है और उन्हें यकीन है कि ईशी उसके सामने अपना दिल डिक्लेयर करेगी। निको को लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन कारा और किरुमी उसे बताती हैं कि जहां वे स्कूल ट्रिप पर जाती हैं वहां पर एक फेमस लवर्स ट्री है, और अगर दो लोग उसके नीचे साथ में लंच करते हैं तो वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। केन पूरे टाइम निको पर नजर रखता है और घर पहुंचते ही वो निको से कहता है कि वो उसके सामने मोरी के सामने दिल की बात डिक्लेयर करे, और निको का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो सोचती है कि मोरी को उसके जैसी क्लूलेस लड़की भी नहीं चाहिए जो हमेशा गलतियां करती रहती है, और उसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बजाय अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। केन तुरंत उसकी बातों पर नाराज हो जाता है और उसे काम रहने को मनाता है। निको मानती है कि वो मोरी के सामने ओपनली अपनी फीलिंग्स डिक्लेयर करने और रिजेक्ट होने से डरती है। केन उसे ये भी बताता है कि एक बार मोरी ने इस टॉपिक पर उससे कहा था कि वो सिर्फ निको का अक्वेंटेंस और गार्डियन है, और उसके लिए फीलिंग्स रखना उसके काम में इंटरफेरेंस करेगा। ये सुनकर निको एम्बैरेस्ड हो जाती है और कहती है कि शायद मोरी रोमांस के बारे में सोचता भी नहीं। हालांकि केन उसे बताता है कि मोरी एक जेन्युइन पर्सन है जो अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपा रहा है। उसे यकीन है कि मोरी निको को उसके लिए वैल्यूएबल समझता है और उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए एक जेंटल पुश की जरूरत होगी। स्कूल ट्रिप का दिन जल्दी आता है और रास्ते में निको मोरी को बताता है कि किसी ने उसे लवर्स ट्री के नीचे मिलने के लिए कहा है। मोरी डिसअपॉइंटेड होता है और पूरी तरह इंडिफरेंट हो जाता है, यहाँ तक कि मीटिंग के दौरान उसकी सेफ्टी भी इग्नोर करने का डिसीजन कर लेता है ताकि निको थोड़ी प्राइवेसी फील करे। वो उससे पूछता है कि क्या वो किसी और लड़के के साथ डेटिंग करने से ऑब्जेक्ट करेगा, और मोरी जवाब देता है कि वो बस ये चाहता है कि निको एक नॉर्मल स्कूल गर्ल की तरह एंजॉय करे। वो उसकी बातों से अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मोरी का मूड उसके जाने के बाद उदास हो जाता है। जब क्लास अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है और रिलैक्स करती है, मोरी को एक लड़का दिखता है जिसके पेपर बैग पर मार्क्स हैं, और वो तुरंत पूछता है कि क्या उसे एयरफोर्स या कुछ और पसंद है। कागो नाम का ये लड़का हार्डकोर रेडिटर निकला जिसे रॉक म्यूजिक और स्पेसिफिक सब कल्चर्स का इंटरेस्ट है। उसकी मोरी से एनकाउंटर होती है जिसे विंटेज फैशन पसंद है, और रॉक फैशन उन सब कल्चर्स में से एक है जिसमें उसकी इंटरेस्ट है। दोनों तुरंत दोस्त बन जाते हैं और मोरी वहां से चला जाता है नया दोस्त पाकर खुश है। अचानक उसकी क्लास की एक लड़की उसके पास आती है और उससे बात करना चाहती है,
और इनडिफरेंट चैट उसके पीछे पीछे चलता है। इसी बीच निको लवर्स ट्री के पास ईशी से मिलने जाती है और वो बहुत नर्वस होती है। हालांकि ट्री कोई सीक्रेट स्पॉट नहीं बल्कि एक एयरपोर्ट जैसी प्लेस है जहां पर हर कोई अपनी लक ट्राई कर रहा है। निको का इंतजार पूरी क्लास कर रही है और वो लुलू के पास जाती है ये सोचकर कि वो सब अपनी गलती एक्सेप्ट करने आए हैं, लेकिन पता चलता है कि वो बस उससे एक लकी साइन चाहते हैं ताकि उनके प्रपोजल्स में सक्सेस मिले। निको तुरंत भाग जाती है क्योंकि वो इतने बड़े ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती और सभी उसके पीछे चल पड़ते हैं। वो छोटी बनकर हाइड करती है और फिर ब्रूम पर फ्लाई करती है, लेकिन वो किसी के चेस्ट से कोलाइड करके उसकी पॉकेट में गिर जाती है और कोइंसिडेंटली वो कोई और नहीं बल्कि खुद मोरी होता है। उसे यहाँ लाने वाली लड़की ओपनली उससे बॉयफ्रेंड बनने का रिक्वेस्ट करती है और निको का दिल तेजी से बीट करता है ये सोचकर कि वो क्या रिप्लाई देगा। मोरी कहता है कि वो उस लड़की को डेट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे जानता तक नहीं है, और फिर लड़की पूछती है कि क्या उसे कोई पसंद है। मोरी साफ साफ कह देता है कि उसे कोई भी रोमांटिकली पसंद नहीं है। ये सुनकर निको का दिल थोड़ा गिर जाता है, लेकिन तभी मोरी कहता है कि कोई है जिसे वो प्रेशियस समझता है। निको को तुरंत केन की बात याद आती है कि मोरी उसे प्रेशियस मानता है और जिस तरह से वो उसका डिस्क्रिप्शन करता है उससे साफ जाहिर होता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। लड़की बताती है कि उसकी फीलिंग्स प्यार से ज़्यादा अलग नहीं लगती और पूछती है कि क्या उसके साथ कभी ऐसा पल आया था जब उसे उससे लव हुआ था। मोरी इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन निको को वो पल विविडली याद है जब उसे मोरी से प्यार हुआ था। ये वो दिन था जब उसके पिता ने उसका परिवार छोड़ दिया था क्योंकि वे घर में 2 विचेस के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी मैजिकल पावर्स अनकंट्रोलेबल हो गई थी और उन्होंने उनके घर को तबाह कर दिया था। निको रोई क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी पावर्स की वजह से सब उससे नफरत करेंगे और वो चाहती थी कि उसके पिता उसे फिर से अपनी बाहों में उठाएं। तभी मोरी ने उसे हक किया और उसे ऊपर उठाया और इसी पल उसने मोरी से प्यार करना शुरू कर दिया था। जैसे ही निको इस फ्लैशबैक से बाहर आती है वो मोरी के दिल से ग्लोइंग लाइट निकलती हुई देखती है। वो अपने फेस को देखने बाहर आती है और मोरी को मुस्कुराते हुए पाती है क्योंकि उसने निको से प्यार करना शुरू कर दिया था। वो उसे ऐसे ही छोड़ देता है और तभी निको को एहसास होता है कि उसका मैजिक खत्म होने वाला है। वो उड़ जाती है, लेकिन मैजिक फेड होने से ठीक पहले हवा का एक स्ट्रॉन्ग गस्ट उसे वापस मोरू की ओर पुश करता है। मोरी उसे देखकर शॉक्ड होता है, लेकिन वो उसे पकड़ने में सफल हो जाता है और निको के पेट में बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं। कुछ दिनों बाद केन और निको अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं और उनकी कंटेंट पूरी तरह रैंडम और कियोटिक होती है। मोरी उन्हें इस बारे में डिस्कस करने का निर्णय लेता है और केन बताता है कि पार्क में एक होमलेस मैन ने उसे बताया था कि वो यूट्यूब वीडियोस से ईजिली पैसे कमा सकता है। मोरी उन्हें बताता है कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना आसान नहीं है और वो उनके चैनल की कंटेंट क्वालिटी इवैल्यूएट करता है। पता चलता है कि वे अपने वीडियोस के लिए रैंडम चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं जिनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है और उनका थंबनेल गेम भी वीक है। मोरी उन पर गुस्सा हो जाता है कि उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले बेसिक प्रिपरेशन तक नहीं की। उनके बेस्ट वीडियोस पर सिर्फ 15 व्यूज़ और 3 कमेंट्स हैं और ये सभी उनके दोस्तों के हैं। मोरी उनका वीक कंटेंट से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और उन्हें एडवाइस करता है कि वे ऐसे वीडियोस बनाएं जो यूनिक हों और अपनी मैजिकल पावर्स दिखाए बिना ऑडियंस का दिल जीतें। केन और निको कहते हैं कि उनके पास कोई यूनिक आइडिया नहीं है और मोरी उन्हें किसी ऐसे पर्सन से मिलवाने का फैसला करता है जो इसमें मदद कर सके। अगले दिन वो उन्हें केगो से मिलवाता है और कहता है कि वो उनके यूट्यूब चैनल में मदद कर सकता है। केगो कंफर्म करते हुए कहता है कि उसका भी एक यूट्यूब चैनल है और वो अलग अलग टॉपिक्स पर काम करता है, लेकिन फिर वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो इस दुनिया में अकेला और यूनिक पर्सन हो। केगो जितना अपने बारे में बात करता है केन उतना ही इरिटेट हो जाता है और जब उससे रहा नहीं गया वो गुस्से में उसके बाल खींचते हुए कहता है कि उसे अपने वीडियोस दिखा दे। केगो इतना एम्बैरस हो जाता है कि वो केन की बात मानता है। वो एक वीडियो ओपन करता है जिसमें वो फिल्म रिव्यू करता है, लेकिन डायरेक्टर्स के बारे में बात करने के बजाय वो डायरेक्टर्स और फिर खुद के बारे में बकबक करना शुरू कर देता है कि वो कितना पिक्यूलियर इंसान है जिसकी पसंद अनोखी है। केन इससे परेशान होता है और वीडियो क्लोज करने की कोशिश करता है और केगो से कहता है कि अगर उसे खुद की बातें सुनना पसंद है तो उसे थेरेपी लेनी चाहिए। वो कहता है कि केगो के इतने व्यूज़ भी नहीं हैं इसलिए वो उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मोरी उसे स्कोल्ड करता है और कहता है कि केगो उसके जैसे एमेचर से कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल है। फिर उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे व्यूज़ हैं और केगो बताता है कि ये एक गेम के बारे में था जो उसने बनाया था और वो वीडियो वायरल हो गया, जिससे मोरी को एक आइडिया आता है। सबसे पहले वो केगो को निको और केन को एडिटिंग, थंबनेल्स और यूट्यूब के लिए ज़रूरी चीज़ों के बारे में डिटेल में सिखाने के लिए कहता है। इसके बाद मोरी उन्हें बताता है कि वे वो गेम प्ले करेंगे जो केगो ने उनके वीडियोस के लिए बनाया था। वो केगो से कुछ टूल्स बोरो करता है और फिर एक ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड सेट करता है।
वो डिसाइड करता है कि निको गेम प्ले करेगी क्योंकि ये एक नोन फैक्ट है कि ब्यूटीफुल गर्ल्स ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट करती हैं और केन सीक्रेटली केवल कमेंट्री देगा। शूटिंग के बाद मोरी और केगो साउंड मिक्सिंग और एडिटिंग करते हैं और फाइनल वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो जाता है। केन और निको बहुत खुश हैं, लेकिन मोरी और केगो जिन्होंने असली मेहनत की थी बेहद टायर्ड हैं। मोरी उन्हें बताता है कि अगर वे ऐसे यूनिक वीडियोस बनाएं और अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करें तो वे सफल हो सकते हैं। इसी पैटर्न पर चलते हुए वे और वीडियोस बनाते हैं जिन्हें खूब व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन सक्सेस मिलने के बाद केन और निको दोनों बोर हो जाते हैं और चैनल छोड़ देते हैं। अगले दिन स्कूल में निको सुजुका से मिलती है जो हर चीज़ में ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल है। निको उससे इम्प्रेस होती है और सोचती है कि सुजुका शायद उन गर्ल्स में से है जो हर चीज़ में परफेक्ट होती हैं, लेकिन जब वो अपने नोट्स खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत पुअर है। निको सरप्राइज हो जाती है और बाद में सुजुका उससे मिलती है और बताती है कि अपनी ग्रैंडमदर की स्ट्रिक्ट टीचिंग्स के बावजूद वो हर चीज़ में वीक है। वो निको से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पर ऐसा मैजिक करे जिससे वो हर चीज़ में प्रोफिशिएंट हो जाए, और वो बहुत एंग्शियस है। निको उसे काम डाउन करने में हेल्प करता है और कहता है कि वो हर चीज़ पर मैजिक नहीं कर सकती और हर स्पेल की एक टाइम लिमिट होती है। हालांकि सुजुका के पास खुद को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए कोई स्पेल नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ हेल्पफुल टूल्स ज़रूर हैं। वो मोरी और सुजुका से कहती है कि वे अपने हाथ आगे करें और फिर उनकी मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन के लिए एक स्पेल चांट करती है। सुजुका का बॉडी बिल्कुल मोरी के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग मूव करता है और निको बताता है कि अब वो उसकी मदद से टी सेरेमनी टेस्ट पास कर सकती है। मोरी नर्वस हो जाता है क्योंकि अब उसे सिर्फ एक हफ्ते में टी सेरेमनी स्किल्स मास्टर करने हैं, लेकिन थोड़ी स्टडी और टी क्लब की मदद से वो समय से पहले इसे अचीव कर लेता है। सेरेमनी से एक दिन पहले मोरी डिसाइड करता है कि वो ट्रायल रन करेगा और केगो को भी बुलाता है क्योंकि उसके पास वही स्मार्ट ग्लासेस हैं जो दूसरे रूम में हो रही एक्टिविटीज़ की रियल टाइम फुटेज दिखा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे प्रैक्टिस शुरू कर पाते, सुजुका दौड़ती हुई आती है और अनाउंस करती है कि उसकी ग्रैंडमदर ने प्रोग्राम चेंज कर दिया है और एग्जाम आज ही होने वाली है। सभी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन वे अपनी ओरिजिनल प्लान पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। सुजुका अपनी ग्रैंडमदर को रिप्लाई भी नहीं दे पाती क्योंकि उसका माउथ भी मोरी के साथ सिंक हो गया है। निको उसे गाइड करती है कि हर बात पर बस हाँ दादी कह दे, और जब सुजुका पूछती है कि क्या वो उसे बोर कर रही है, तब भी वो पैरट की तरह जवाब देती है। ये सुनकर बूढ़ी वुमन इरिटेट हो जाती है और सुजुका को तुरंत रिचुअल शुरू करने के लिए कहती है। पहला स्टेप है डोर ओपन करना और इसके 3 पार्ट्स हैं, लेकिन मोरी ने प्रैक्टिस नहीं किया है और वो समझ नहीं पाता कि सुजुका क्या टच कर रही है, इसलिए उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। सुजुका बार बार डोर स्क्रैच करती है जिससे बूढ़ी वुमन डर जाती है और अचानक मोरी पूरी ताकत लगाकर उसे ओपन कर देता है। इसके बाद वे अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, यानी थंब का सहारा लेकर रूम में एंट्री। मोरी अपने बॉडी को हिलाने के लिए सफिशिएंट फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन ये फोर्स सुजुका को फ्रॉग लाइक जंप के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले स्टेप में सुजुका को कैंडी खानी होती है और मोरी उसे इसे स्किलफुली परफॉर्म करने में गाइड करता है, लेकिन किसी क्लेवर पर्सन ने कैंडी की जगह कुकी रखने का आइडिया सोचा ताकि एक्सपीरियंस एनहांस्ड हो। मोरी कुकी काटता है और स्वॉलो कर लेता है और सुजुका भी ऐसा ही करती है, लेकिन हार्ड कैंडी के कारण वो इसे टॉलरेट नहीं कर पाती और सडनली सब कुछ स्पिट कर देती है। ये देखकर बूढ़ी वुमन वरीड हो जाती है, लेकिन टी सेरेमनी समहाउ जारी रहती है। अगला स्टेप है टी पीना और मोरी इसे बड़ी स्किल से मैनेज करता है, लेकिन उसे पता भी नहीं होता कि सुजुका के लिप्स पर टी स्पिल हो गई है। वो सेरेमनी को इनकम्प्लीट मेकअप किए हुए जोकर की तरह पूरा करता है और ग्रैंड मदर उसे डिसअपॉइंट करती हैं। तभी एक डेंजरस हॉर्नेट रूम में फ्लाई करता है और बूढ़ी वुमन पर अटैक करने की धमकी देता है, लेकिन हॉर्नेट को स्टिंग मारते देख बूढ़ी वुमन डर जाती है। मोरी उसकी मदद करना चाहता है और अचानक उसे एक आइडिया आता है। वो अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें उठाता है और सुजुका एक स्पून पिक करती है। मोरी उसे एक प्रिसाइज और ब्यूटीफुल मार्शल आर्ट्स मूव से हॉर्नेट पर स्ट्राइक करने में गाइड करता है और ये ट्रेडिशनल स्ट्रिक्ट ग्रैंडमदर को चौंकाने के लिए पर्याप्त होता है। वो अनाउंस करती है कि सुजुका ने उसकी एग्जाम पास कर ली है क्योंकि उसने रियल लाइफ सिचुएशन में मार्शल आर्ट्स का एक शानदार डेमोन्स्ट्रेशन दिया। अगले मंथ कान अपना रेंट नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसने अपना सारा अलाउंस बेकार की चीज़ों पर वेस्ट कर दिया है और वो मोरी से फ्री में रहने की रिक्वेस्ट करता है। हालांकि मोरी मना कर देता है और कहता है कि वो अपने बॉडी से रेंट पे करे। कान नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मोरी चाहती है कि वो उसका बॉटम बने, लेकिन मोरी उसे एक पार्ट टाइम जॉब का एप्लीकेशन थमा देता है जिसमें एक एथलेटिक टीनेजर को हीरो का कॉस्प्ले करना होता है। कान नखरे दिखाता है कि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता क्योंकि इससे वो बड़ा हो जाएगा और ग्रोन अप्स बोरिंग होते हैं। कान ऑडिशन के लिए जाता है और डायरेक्टर को इम्प्रेस करता है, जो बताता है कि वो उसे वैसे भी एक एक्स्ट्रा रोल के लिए लेने वाला था,
लेकिन उसकी स्किल्स देखकर अपनी प्लान बदल दी। अब वो चाहता है कि कान उनके लीड एक्टर की जगह ले ले, जो हाल ही में इंजर्ड हो गया था, और कान अपनी लक पर बिलीव नहीं कर रहा है। रिहर्सल शुरू होती है। कान देखता है कि शो एक बोरिंग ऑफिस वर्कर की लाइफ पर आधारित है, लेकिन जैसे ही एक को वर्कर मैरिड हीरो के साथ फ्लर्ट करने लगती है, शो इंटरेस्टिंग होने लगता है। हालांकि जैसे ही कान को लगता है कि सब ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल विलन बन जाती है और लड़ने की उसकी बारी आती है। वो तुरंत पहले बॉस को हरा देता है और डायरेक्टर को उसे कहना पड़ता है कि वो उस हिस्से तक पहुंचने से पहले गून से फाइट करे। इस बार कान अपने गूंस का काम जल्दी खत्म कर देता है और फिर कहानी हीरो की बोरिंग लाइफ पर लौट आती है, जिसे उसका बॉस लेक्चर देता है और वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाता है। उसकी वाइफ इस पर गुस्सा हो जाती है और उसे कुछ अनयूजुअल पनिशमेंट्स देती है और कान ये सब टॉलरेट नहीं कर पाता। ये तो सिर्फ रिहर्सल था और रियल परफॉर्मेंस तो ऑडियंस के सामने स्टेज पर लाइव होगी। कान समय आने तक रिलैक्स करता है, तभी उसकी नज़र विलन कॉस्प्ले करने वाले इंजर्ड मैन पर पड़ती है। वो आदमी उसे बताता है कि वो असल में मास्ड हीरो था, लेकिन इंजरी की वजह से विलन रोल निभा रहा था। वो बताता है कि उसका बेटा उसे हीरो बनते देखकर एक्साइटेड था, लेकिन अब डिसअपॉइंटेड है। कान को उस आदमी के लिए पिटी आती है और उसके बेटे से भी करेक्ट फील होता है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा बदलने का डिसाइड करता है। वो इंजर्ड मैन को हीरो की आउटफिट पहना देता है ताकि वो अपने बेटे की नज़र में हीरो बन जाए और खुद विलन बन जाता है। जैसे ही शो शुरू होता है, विलन हीरो को टॉन्ट करना शुरू कर देता है और डायरेक्टर तुरंत नोटिस करता है कि सिर्फ कान ही स्क्रिप्ट से हटकर ऐसा कर सकता है। इस बीच लीड एक्टर अपने इंजर्ड लेग की वजह से नर्वस है, लेकिन कान उसे जो कर सकता है करने के लिए कहता है। वो उसे हल्के से पंच मारता है और कान ड्रामेटिकली खुद को इधर उधर फेंकता है, जिससे ऑडियंस इम्प्रेस्ड होती है। इससे सभी इम्प्रेस्ड होते हैं, खासकर हीरो का बेटा, लेकिन जो इम्प्रेस नहीं होता वो है डायरेक्टर, और वो कान और दोनों बॉय का पेमेंट कट कर देता है। कान निराश हो जाता है और मोरी से कहता है कि शायद वो इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन मोरी उसे समझाता है कि उसके जैसे चीयरफुल पर्सनालिटी वाले व्यक्ति से किसी भी वर्क प्लेस को बेनिफिट होगा। वो उससे कहता है कि इस महीने और पार्ट टाइम जॉब्स ट्राई करे और रेंट बाद में पे किया जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट मंथ उसे दोनों महीनों का रेंट एक साथ देना होगा, वरना पनिशमेंट मिलेगी। कान ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा, लेकिन फेल हो जाता है और एंड में मोरी के पैरों का सपोर्ट बन जाता है। कुछ दिनों बाद कारा उनके घर एक रिक्वेस्ट लेकर आती है। वो टेबल पर कटे हुए पेपर्स का एक बंच रखती है और निको से उसे ओपन करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गलती से श्रेडर में चला गया। उसे स्पेल की कॉस्ट पता है, इसलिए वो अपनी फेवरेट आउटफिट सेक्रीफाइस के रूप में लाई है, लेकिन निको उसे बताती है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ और भी डॉक्यूमेंट्स के टुकड़े हैं। ये सुनकर कारा सैड हो जाती है, लेकिन अपनी लक एक्सेप्ट कर लेती है और मोरी उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है जो डिस्ट्रॉय हो गया। कारा रिप्लाई करती है कि ये उसकी लेट मदर का लेटर था और जिसने उसे श्रेडर में डाला वो असल में उसके फादर थे। आज सुबह उसने अपने फादर को अपनी मदर के नाम एक लेटर पढ़ते हुए पाया जो उन्होंने अपनी डेथ से पहले लिखा था। हालांकि जब कारा ने उनसे लेटर दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने उसे फाड़ दिया ताकि वह उसे न पढ़ सके। वह उन पर बहुत एंग्री हुई और सारा सामान यहाँ ले आई, और मुरी को लगता है कि लेटर में जरूर कुछ ऐसा होगा जो वह नहीं चाहते कि उसे पता चले। दूसरी ओर निको अपनी फ्रेंड से पूरी तरह सिंपैथी रखती है और मैजिक से चिट्ठी को वापस लाने का फैसला करती है। सबसे पहले वह रबल से लेटर के सभी पीसेस निकालती है जो ग्रीन पेपर की वजह से आसान है, और मोरी भी उसकी मदद के लिए नीचे उतर आता है। कारा उन्हें बताती है कि इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह उससे समझाते हैं कि फ्रेंड्स तो यही करते हैं। यह सुनकर कारा इमोशनल हो जाती है और निको को टाइट हग देकर उसके साथ बैठ जाती है। जैसे ही वह ग्रीन पेपर के स्ट्रिप्स अलग करते हैं, कारा कहती है कि शायद वह पहले से ही जानती होगी कि लेटर में क्या है। वह बताती है कि एक बार जब वे अपने रिलेटिव से मिलने गए थे तो उसने किसी को यह कहते हुए सुना कि कारा उसकी मदर की प्रीवियस मैरिज से पैदा हुई थी और उन्होंने ये बात उसे छुपाई ताकि वह अपने नए फादर के साथ घुल मिल सके। कारा कहती है कि उसे इस बात से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता कि उसके फादर उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, क्योंकि वह उन्हें अपना रियल फादर मानती है। लेकिन मोरी कहता है कि शायद उसे इस बात की उससे ज़्यादा केयर है जितना वह सोचती है। खैर, आखिरकार वह लेटर के सभी पीसेस सेपरेट करने में सफल हो जाते हैं और फिर निको उन्हें फिक्स करने के लिए मैजिक करती है। कारा फाइनली अपनी मदर का लेटर पढ़ पाती है और उसमें एक शॉकिंग रेवलेशन होता है जिसके लिए वह रेडी नहीं थी। पता चलता है कि वह अपने फादर की प्रीवियस मैरिज से पैदा हुई थी और उसकी रियल मदर उसे जन्म देने के कुछ समय बाद ही गायब हो गई थी। उसके फादर ने अकेले फादर के रूप में उसकी देखभाल की जब तक कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने को तैयार हो।
कारा को यकीन नहीं होता कि उसकी मदर उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं थी और तभी उसके फादर वहां पहुंच जाते हैं। वह लेटर वापस पाकर शॉक्ड हो जाता है और मोरी उससे उसकी एक्शंस के बारे में पूछता है। वह कहता है कि कारा पर अपनी फीलिंग्स इम्पोज करना उसके लिए इनअप्रोप्रिएट था क्योंकि उसकी मदर उसे ट्रूथ बताना चाहती थी। वह आदमी कहता है कि उसे डर था कि अगर कारा को ट्रूथ पता चल गई तो वह उसे अपनी मदर मानना बंद कर देगी, और कारा रिप्लाई देती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और फिर निको कारा को बताती है कि लेटर में और भी बातें लिखी हैं। उसकी मदर बताती है कि कैसे वे पहली बार मिले थे जब वह सिर्फ 3 साल की थी और वह इतनी प्यारी बेटी और लविंग हस्बैंड को पाकर बहुत हैप्पी थी। लेटर पढ़ते ही कारा क्राइंग शुरू कर देती है और फिर अपने फादर को हग करती है। बाद में मोरी और निको रिवर के किनारे वॉक करते हैं और वह कारा की सिचुएशन से डीपली मूव्ड हो जाती है। अचानक वह देखती है कि उसका स्टिक ग्लोइंग कर रहा है और मैजिकल स्टोन का ब्लू कलर थोड़ा फेड हो गया है, जिससे उसे और लोगों को फास्टर ग्रो करने में मदद करने का आइडिया आता है। अगले दिन वह एक एडवर्टीजमेंट पोस्ट करती है जिसमें वह लोगों से कहती है कि अगर उन्हें किसी मैजिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वह उससे कांटेक्ट करें। जल्द ही पहला रिक्वेस्ट आता है और वह जुन नाम के एक लड़के का होता है जिसे एनिमेशन बजट का 0% भी नहीं मिला था, और यह बात सामने भी आती है। पता चलता है कि जुन के फादर एक मिडिल स्कूल में इंग्लिश टीचर हैं और इस वजह से वह ऐसे बोलते हैं जैसे ग्रामर की बुक से सेंटेंसेस पढ़ रहे हों। जुन चाहता है कि निको उसे अपने क्रश को अपनी बात बताने के लिए कॉन्वर्सेशन स्किल्स थोड़ा बेहतर बनाने में मदद करे। हालांकि वह यह कहते हुए मना कर देती है कि उसे अपना रियल फॉर्म दिखाकर लड़की का दिल जीतना चाहिए। सभी उसका मोराल बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं कि वह कर सकता है और वह उन पर ट्रस्ट करता है। तभी वह लड़की को उसके स्कूल से आते हुए देखता है और सभी एक सेफ प्लेस से उसका कन्फेशन देखने के लिए छुप जाते हैं। पता चलता है कि जिस लड़की से जुन को प्यार हुआ था उसे भी उसकी जैसी ही कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, और मोरी और बाकी लोग सोचते हैं कि शायद अब वह उसे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ डेट पर इनवाइट कर सकता है। फिर जुन उस लड़की को उनके पास लाता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है, क्योंकि दोनों ने उनके बीच की यूनिक रिलेशनशिप को देखा और सारी फॉर्मेलिटीज छोड़ने का डिसाइड किया। सभी उनके लिए बहुत हैप्पी हैं और उनकी मदद के लिए थैंक्स देने के लिए जुन उन्हें वो मूवी टिकट्स देता है जो वह अपनी फर्स्ट डेट पर यूज करने वाला था, क्योंकि अब वे टेनिस खेलने वाले हैं। कान और केगो उस दिन बिजी होने का एक्सक्यूज बना लेते हैं और मोरी निको से पूछता है कि क्या वह फ्री है। यह सुनकर वह बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसके माइंड में यही डेट है। बाद में वह कान और केगो, जो उसका दूसरा विंगमैन बन चुका है, इसके बारे में डिस्कस करती है। वह कहती है कि मोरी के जेस्चर्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए उसे पता ही नहीं चलता है कि वह क्या सोच रहा है, और उसके फ्रेंड उसे समझाते हैं कि कल की डेट पर उसे इम्प्रेस करने से ज़्यादा उसकी जेस्चर्स पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहकर वे रूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तुरंत मोरी से बम्प हो जाते हैं, जो यह जानने के लिए क्यूरियस हैं कि वह निको के रूम में क्या कर रहे थे। वे मौके पर ही एक्सक्यूज बनाते हैं और कहते हैं कि वे पोकर खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने मोरी को नहीं बुलाया क्योंकि वो पोकर फेस बनाए रखने में बहुत एक्सपर्ट हैं। यह सुनकर मोरी थोड़ा सैड हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वह सचमुच इतनी कम इमोशंस शो करता है। इसी बीच निको को एक ऐसा स्पेल मिलता है जिससे लोग अपनी फीलिंग्स और ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वह उस पर इसका प्रयोग करने की परमिशन मांगती है। उसे लगता है कि मोरी मना कर देगा, लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि वह अग्री कर जाता है क्योंकि वह सबको दिखाना चाहता है कि वह उतना भी इमोशनलेस नहीं है जितना वे सोचते हैं। निको खुशी खुशी उस पर मैजिक करती है और मोरी का एक छोटा फॉर्म उसके सर से बाहर निकल आता है, जो अपनी रियल फीलिंग सिर्फ उसे ही दिखाता है। हालांकि वह एक पोकर फेस बनाए रखता है। मोरी छोटा रूप कंफ्यूज दिखता है क्योंकि स्पेल उसे कुछ अलग फील नहीं करता है, और जब निको फिल्म के बारे में बात करती है तो वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है। इसी के साथ वे रेडी हो जाते हैं और निको युकाता पहन लेती है क्योंकि फिल्म के बाद वे समर फेस्टिवल में जाने वाले हैं। मोरी उसे ड्रेस की हिस्ट्री पर लेक्चर देना शुरू करता है, लेकिन निको मिनी मोरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो उसका फॉर्म पसंद करती है और उसे देखकर विसल भी करती है। बाद में वे सिनेमा हॉल जाते हैं और फिल्म देखने के बजाय निको मिनी मोरी को देखती रहती है, जो तरह तरह के एक्सप्रेशंस दिखाती है, जबकि मोरी एक इमोशनलेस फेस बनाए रखती है। हालांकि जब फनी सीन्स आते हैं तो रियल मोरी भी लाउडली हंसती है। फिल्म खत्म होने के बाद वे बाहर जाते हैं और मोरी अभी भी मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तभी एक दौड़ता हुआ बच्चा उनके पास आता है और उसका पॉपकॉर्न चारों ओर बिखर जाता है, लेकिन मोरी पॉपकॉर्न के हर पीस को जमीन पर गिरने से पहले ही उठाकर बच्चे को वापस कर देता है। निको को एहसास होता है कि मोरी भले ही अपने फेस से इमोशंस एक्सप्रेस ना कर रहा हो, लेकिन वो अपने बिहेवियर से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। बाद में वे समर फेस्टिवल में जाते हैं और साथ में फायरवर्क्स के आनंद लेते हैं, जहां पर मोरी निको से पूछती है कि इस समय उसकी क्या फीलिंग्स हैं। वो उसे बताती है कि उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल है, और फिर मोरी अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाने के लिए अपॉलॉजी मांगता है। वो कहता है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करना उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, लेकिन इससे उसकी ट्रेनिंग में भी मदद मिलती है क्योंकि उसके एनिमीज ये नहीं जान पाते कि वो क्या सोच रहा है। निको भी सोचती है कि उसने बहुत कुछ देख लिया है और मैजिक कैंसिल कर देती है,
और फिर मोरी बताता है कि जब से वो वापस आई है वो ज़्यादा इमोशनल हो गया है। वो बताता है कि कैसे वो हमेशा अकेला रहता था, लेकिन उसके लौटने के बाद उसने कई लोगों से कनेक्शंस बनाए और उसकी लाइफ में और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गई है। वो मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहता है और निको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे कान और केको की एक फ़ोटो मिलती है जो उस फेस्टिवल में भी मौजूद हैं। वो उनसे मिलने के लिए कहती है, लेकिन मोरी नहीं चाहता कि वे निको के साथ उसकी डेट में इंटरफेयर करें और वो कहता है कि वे घर पर मिल सकते हैं। कुछ दिनों बाद निको एक क्लासमेट को स्काई से अपने स्कूल बिल्डिंग की तस्वीरें लेने में मदद करती है। लड़की उसे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन तभी मोरी को डेंजर का सेंस होता है और वो निको को कवर करता है। तभी एक रोज उनकी ओर उड़ता हुआ आता है और उनके पीछे कंक्रीट पिलर में एम्बेड हो जाता है। मोरी सोचता है कि क्या स्कूल का एनिमी आखिरकार उन पर अटैक कर रहा है, लेकिन रोज फेंकने वाली इबारा नाम की एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर और एक सर्टिफाइड टिकटॉक थॉट निकलती है। वो तुरंत मोरी के साथ एग्रेसिवली फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और फिर कहती है कि वो निको से बात करने आई है। वो कहती है कि उसका मैजिक स्टूडेंट्स के लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए स्टूडेंट काउंसिल ने स्कूल में उसकी किसी भी मैजिक के इस्तेमाल पर बैन लगाने का डिसाइड किया है। मोरी और निको कंप्लेन करते हैं कि ये अनफेयर है, लेकिन इबारा को उनके ओपिनियन की कोई परवाह नहीं है क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल के पास स्कूल के अंदर उनसे भी ज़्यादा पावर है। मोरी अचानक कमेंट करता है कि उसका कैरेक्टर बहुत रिजिड है और उसने सुना है कि स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर्स के कैरेक्टर्स बहुत रिजिड होते हैं, जिन्हें वो अक्सर एनिमे में देखते हैं। इबारा इस पर एंग्री हो जाती है और उसे साइलेंस करने के लिए उस पर एक रोज फेंकती है, लेकिन मोरी कहता है कि इससे उसकी बात प्रूव होती है क्योंकि वो एक बुली बनने की डिजायर रखती है। उसे यकीन है कि स्टूडेंट काउंसिल के दूसरे मेंबर्स इस ड्रामा को देखने के लिए आसपास हाइड हैं और वे एक एक करके बाहर आते हैं। सबसे पहले एक लड़का आता है जिसका बिजार एक्सेंट, क्लोज्ड आइज और स्मार्ट लुक देखकर मोरी को एहसास होता है कि वो ऐसा लड़का है जो चेहरे पर स्माइल ले किसी को भी डिसीव कर सकता है। इसके बाद दो ट्विन सेक्रेटरीज हैं, जिनमें से एक यूरोपियन सुंडरे लॉली है जबकि दूसरी जापानीज गॉथ लॉली। स्टूडेंट काउंसिल का एक टैलेंटेड हैकर भी है जो भी एलिमेंट्री स्कूल में है, एक पावरफुल क्रूअल पर्सन जिसका EQ रूम टेम्परेचर जितना ही है, एक किलर साइकोपैथ जिसे नाइफ लिक करना पसंद है और एक आदमी जो बिना किसी रीजन के एक मिस्टीरियस रोबोट होने का प्रिटेंड करता है। इस पॉइंट पर मोरी को ट्रोप्स की संख्या कभी समझ नहीं आती और वो रियलाइज करता है कि वे केवल जोकर्स नहीं बल्कि एक फुली डेवलप्ड सर्कस है। वो कहता है कि उनके जैसे फेल लोग कोई रूल्स इन्फोर्स नहीं कर सकते और निको को ले जाता है, लेकिन इससे स्टूडेंट काउंसिल एंग्री हो जाती है और उस पर अटैक कर देती है। मोरी की एक किक से ही वे भाग जाते हैं, लेकिन तभी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट जनरल जैसी पोशाक में वहां पहुंच जाता है। काउंसिल के मेंबर्स तुरंत उसका वेलकम करने के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और प्रेसिडेंट टेनरयू मोरी से कहता है कि जब उसके सबऑर्डिनेट्स अपना काम कर रहे हों तो उन्हें डैमेज ना पहुंचाए। जैसे ही टेनरयू अपना इंट्रोडक्शन देता है, मोरी को पता चलता है कि वो सुजुका का बड़ा भाई है और वो पूछता है कि वो मैजिक पर बैन लगाने की कोशिश क्यों कर रहा है जबकि उसकी सिस्टर ने भी उनकी हेल्प ली थी। टेनरयू काम और कैरिज्मेटिक होने का प्रिटेंड करता है, लेकिन एंड में वो बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स निको से जेलस हैं क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं और पॉपुलर होना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे पहले ही सबकी हेल्प कर रही है। इस पॉइंट पर स्टूडेंट काउंसिल की हर एक्टिविटी मोरी को गुस्से में भर देती है, लेकिन उसे लगता है कि टेनरयू लॉजिकली सोच सकता है। वो उसे अपने डिसीजन पर रीथिंक करने के लिए कहता है और टेनरयू से बैन हटाने का एक चांस देने का डिसाइड करता है, लेकिन इसके लिए उसे मोरी को स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करना होगा क्योंकि उन्हें अपने बीच एक काम और ओबीडियंट वॉरियर की कमी खल रही है। मोरी इस बात से नाराज हो जाता है और उस क्रेजी क्राउड से बचने के लिए निको के साथ भाग जाता है। बाद में वे कान और केको को रूफटॉप पर मिलने के लिए बुलाते हैं क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल के क्लॉज से कोई और जगह सेफ नहीं है। कान मोरी से भागने के बजाय स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन मोरी उसे बताता है कि कोई भी सेंसिबल इंसान उन क्रेजी लोगों में शामिल नहीं होगा। इससे केको को याद आता है कि स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट काउंसिल का इंट्रोडक्शन देने वाला एक वीडियो था और वो उसे प्ले करने का डिसाइड करता है। वीडियो स्टार वॉर्स के फॉर्मेट में शुरू होता है और फिर क्विकली नॉर्मल हो जाता है। हालांकि सभी मेंबर्स बिजार हैं और कान और केको भी उनके एंटिक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहाँ एक लौते सेंसिबल व्यक्ति टेनरयू है और जैसे ही वो आते हैं रूम का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। फिर वो स्कूल के इश्यूज पर मेंबर्स से बात करता है और टेनरयू को ही सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग इनकॉम्पिटेंट और फेल्ड हैं। ये देखकर मोरी स्पिरिचुअल लेवल पर टेनरयू से कनेक्ट होने लगता है, लेकिन वो अभी भी उसकी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तभी टेनरयू हाथ में स्वॉर्ड ली वहाँ आता है और मोरी को युद्ध के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर उसे एक बार भी इंजरी लगी तो उसे स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होना पड़ेगा। मोरी उसे रिफ्यूज करने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट उसकी ओर दौड़ता है और उसे भागना पड़ता है। कुछ दिनों बाद नीमू नाम की कैट मोरी के घर आती है, लेकिन वो घंटी बजाने की करेज नहीं जुटा पाती। जब वो अचानक मोरी को घर की ओर आते देखती है तो वो वहां से जाने का डिसाइड करती है। वो सोचती है कि अगर वो अलोन हो तो उससे बात कर सकती है, लेकिन एंड में वो कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है क्योंकि वो अभी भी उसे अपना रियल फॉर्म दिखाने में कंफर्टेबल नहीं होती। मोरी को उसकी पिछली बातें याद आती हैं और वो उसे अंदर आने देता है और नीमू को लगता है कि वो किसी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में जा रही है। अंदर पहुंचते ही वो कैन और निको को एक कॉमेडी शो देखते हुए हंसते हुए देखती है और मोरी भी उनके साथ ज्वाइन कर जाता है।
जैसे ही निको उसे देखती है वो उसे हक करने लगती है और गलती से अपना ड्रिंक उस पर स्पिल कर देती है। नीमो अब पूरी तरह से स्टिकी हो चुकी है और मोरी उसे बात देने का डिसाइड करता है। वो इस बात को लेकर बहुत एम्बेरेस्ड और अनकंफर्टेबल है, लेकिन उसकी बॉडी को पिछली बार मोरी का टच का एहसास याद है। इसलिए जैसे ही मोरी कहता है कि उसके पास स्पंज नहीं है और वो अपने हाथों से कैट को नहलाएगा, नीमो बिना हेजिटेशन के उसके पास चल पड़ती है क्योंकि वो उसके टच के लिए बहुत ईगर है। उसे बहुत अच्छा लगता है जब मोरी उसे नहलाता है, फिर उसे ड्राई करता है और फिर से सो जाती है। वो जल्दी ही जाग जाती है और पैनिक करती है, ये सोचकर कि मोरी ने अब उसका रियल फॉर्म देख लिया होगा, लेकिन पता चलता है कि वो कॉमेडी शो देखने में बिजी था कि उसे अपनी गोद में एक टीनेजर के वेट का एहसास ही नहीं हुआ। नीमू जल्दी से घर से बाहर निकलती है, अपनी डिजायर्स के आगे सकम कर देती है और उन्हें पूरा करने की करेज नहीं जुटा पाती। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो जंगल में पहुंच गई है और अचानक उसके माइंड में एक अलार्म बजने लगता है। वो जानती है कि इसका मतलब है कि कोई विजर्ड आसपास है और अपने डर के बावजूद वो उन पर स्पाई करने के लिए कैट बन जाती है। उसे जंगल के बीचों बीच एक डेजर्टेड हाउस मिलता है जहां एक स्कैरी मर्सनरी एक ओल्ड और इंटिमिडेटिंग विजर्ड से बात कर रहा है और वे निको का किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनकर नीमू घबरा जाती है और मोरी के घर की ओर दौड़कर उसे विजर्ड के बारे में वार्निंग देती है। वो अपनी चिंता के कारण अपना प्लान पूरा नहीं कर पाती और अगले दिन जब मोरी, निको और केन स्कूल से लौट रहे होते हैं तो रेन शुरू हो जाती है। केन स्कूल के आसपास किसी भी थ्रेट का पता लगाने का डिसाइड करता है क्योंकि वे और मोरी दोनों ही बारिश के दिनों में प्रेडिक्शन के डर से बहुत अलर्ट रहते हैं। वो सोचता है कि अगर वे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी हो तो भी एनिमी उन पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। और तभी नीमू वहां आती है, फाइनली बात करने के लिए रेडी हो गई है। वो खुद को एक विच के रूप में प्रेजेंट करती है और मोरी तुरंत सोचता है कि वो एनिमी है। दूसरी ओर कागो एक टफ सिचुएशन में फंस गया है। एक लोकल बुली उसे बुरी तरह पीट रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके रेयर स्नीकर्स चाहता है। उसी वक्त कागो को याद आता है मिडिल स्कूल का वही लड़का जो पहले ऐसा नहीं था, मगर अब वो उसे ड्रॉप्स नाम की एक मिस्टीरियस कैंडी दिखाता है जो इंसान को पावरफुल बना सकती है और उसकी डर या हेजिटेशन मिटा देती है। वो पूछता है, ट्राई करना चाहता है, पर कागो साफ मना कर देता है। तभी वो बदमाश फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन किस्मत से उसी वक्त कैन वहां पहुंचता है। वो अपने दोस्त को बचा लेता है मगर उस बुली को छत से लटका देता है जब तक वो रोने नहीं लगता। केन उससे पूछता है उस कैंडी के बारे में और उसे पता चलता है कि बस एक वेबसाइट पर अपना एड्रेस डालो और वो कैंडी फ्री में मिल जाती है। अगर कोई पुलिस को भी इन्फॉर्म करे तब भी उन्हें सिर्फ शुगर वाली हार्मलेस कैंडी ही मिलेगी। तब केन को रियलाइज होता है इसमें ज़रूर मैजिक है। वो लड़के से पूछता है डीलर कौन है और जवाब मिलता है वुल्फ। वो इसी स्कूल का स्टूडेंट है लेकिन कोई उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं जानता। केन सोच में पड़ जाता है कि कोई इतनी पावरफुल चीज़ फ्री में क्यों बांटेगा। बदमाश कहता है अगर वुल्फ को कभी ज़रूरत पड़ी तो जिन जिन लोगों ने ड्रॉप्स ली हैं वो एक सिग्नल पर उसके लिए हाजिर हो जाएंगे। तभी कागो को याद आता है कि जो लोग ड्रॉप्स लेकर अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं उन्हें डॉग्स कहा जाता है। ये सुनकर केन के अंदर सिहरन दौड़ जाती है क्योंकि यही बात तो फ्यूचर की प्रोफेसी में थी, बूंद और कुत्ते। दूसरी तरफ मोरी अब नेमू को अपने घर ले जाती है। नेमू बहुत एक्साइटेड है, पहली बार किसी दूसरी विच से मिलने वाली है। वो ये नहीं बता पाती कि वो पहले भी मिल चुकी हैं। तभी मोरी उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहती है थोड़ा चुप रहो। वो कहती है कि उसे अभी भी उस पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है वो एनिमी हो। नेमू कामली जवाब देती है मैं दुश्मन नहीं हूं, मैंने तुम सबको देखा है। वो बताती है कि कल पहली बार उसका डेंजर अलर्ट बजा था और वो सिर्फ तब बजता है जब कोई मजिशियन पास हो। नेको को तो मजिशियन का मतलब भी नहीं पता था। नेमू समझाती है जैसे विचेस लाइट मैजिक करती हैं वैसे ही मजिशियंस डार्क मैजिक करते हैं। हम दोनों हमेशा से एनिमीज रहे हैं। वो बताती है कि बहुत साल पहले विचेस और मजिशियंस के बीच एक लंबा और डेंजरस युद्ध हुआ था जिसमें मजिशियंस खत्म हो गए थे। उसके बाद विचेस ने अपने प्रोटेक्शन के लिए एक अलर्ट सिस्टम बनाया ताकि अगर कोई बचा हुआ मजिशियन फिर से लौटे तो उन्हें वार्निंग मिल जाए। नेमो फिर मोरी और नेको को उस मजिशियन और उसके साथ के मर्सनरी के बारे में बताती है जिसे उसने कल देखा था। वे दोनों डर जाती हैं, वे हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं। नेमो गहरी सांस लेकर कहती है क्योंकि नेको ऑर्डिनरी विच नहीं है। तो बताती है नेको है हजारों की विच जो 1000 साल में सिर्फ एक बार जन्म लेती है, 1000 मंत्रों में महारत हासिल करेगी और 1000 लोगों की जान बचाएगी। शायद मजिशियंस उसी की पावर चाहते हैं। इसी बीच केन के सामने खुद वुल्फ आता है। बिना कुछ कहे वो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। दोनों एक पुल के नीचे जाते हैं और वहां वुल्फ केन को पूरी तरह तबाह कर देता है। केन हैरान रह जाता है, मैं हार गया। तभी उसे एहसास होता है वुल्फ वही खतरा है जिसके बारे में प्रोफेसी में कहा गया था। वुल्फ हंसते हुए कहता है मोरी को बता देना, वो अगला है। लेकिन केन उठ खड़ा होता है, तू है कौन? वुल्फ कहता है नीचे ही रह, तू जीत नहीं सकता। पर केन पीछे हटने वाला नहीं। वो उसे प्रवोक करता है और जब वुल्फ हमला करता है केन अचानक इनविजिबल हो जाता है अपने मैजिक क्लोक की मदद से। वुल्फ को लगता है वो भाग गया है मगर केन अचानक पलटकर उस पर हमला करता है।
इससे वुल्फ गुस्से से भर जाता है और इस बार वो उसे बुरी तरह पीट देता है। कुछ देर बाद नेको और बाकी लोग अपने गेट के पास कुछ गिरने की आवाज़ सुनते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ बेहोश कैन पड़ा होता है। वे उसे अंदर ले आते हैं और नेको हीलिंग मैजिक करती है, बहुत मुश्किल और ड्रेनिंग स्पेल। वो उसे थोड़ा बेहतर करती है लेकिन खुद गिर पड़ती है। मोरी जल्दी से उसे स्नैक्स लाकर उसकी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करती है। होश पे आने पर कैन उन्हें सब बताता है, कैंडीज, प्रोफेसी और वुल्फ की पावर के बारे में। नेमू कहती है इस सब के पीछे कोई मजिशियन ज़रूर है। कैन एक नया चेहरा देखकर चौंक जाता है, मगर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और समझाती है अगर किसी को लंबे वक्त तक ब्रेन वॉशिंग मैजिक वाली कैंडी खिलाई जाए तो वो धीरे धीरे उसके इफेक्ट में आ जाता है। उसका मानना है कि वुल्फ पहला इंसान था जो सीधे उस मजिशियन के इन्फ्लुएंस में आया, इसलिए वो इतना पावरफुल है और शायद अब वो ब्रेन वॉश ह्यूमंस की आर्मी लीड कर रहा है नेको पर अटैक करने के लिए। अब मोरी समझ चुकी है कि आगे क्या करना है। वो नेमू से कहती है उस मजिशियन की हट फिर से ढूंढो। वो कैन को आराम करने को कहती है और नेको को उसके साथ स्कूल भेजती है ताकि वो सेफ रहे। नेमू नोटिस करती है कि इस पूरे कियोस में भी मोरी बहुत काम है। कैन मुस्कुराकर कहता है उसके पोकर फेस से धोखा मत खाना। अगले दिन मोरी स्कूल के कुछ ड्रगीज को पकड़ के धमकाती है वुल्फ कहाँ है। पहला लड़का कुछ नहीं बताता। दूसरे का पीछा करते वक्त नेको उसकी मदद के लिए ग्राउंड स्लिपरी बना देती है, पर खुद और मोरी ही स्लिपर जाते हैं। वो लड़का आइस स्केटिंग जानता है और आसानी से भाग निकलता है। तभी कागो आता है जो खुद स्किल्ड आइस स्केटर है और वो उस लड़के को पकड़ लेता है। मोरी इंटरोगेशन करती है और पता चलता है वुल्फ डर के जरिए अपना एम्पायर चलाता है। वो लड़का वुल्फ का एक रफ स्केच बनाता है और बताता है कि उसने एक बार कहा था जल्द ही मैं सारे डॉग्स को बुलाऊंगा। मोरी कागो को थैंक यू करती है लेकिन वॉर्न भी करती है अब इस मामले से दूर रहो, ये डेंजरस है। लेकिन कागो चुप नहीं बैठता। वो खुद वॉल्फ से कांटेक्ट करता है और उससे कुछ कैंडीज मंगवाता है ताकि वो उसके बारे में और जानकारी निकाल सके। मोरी और नेको हैरान होकर पूछते हैं तुम हमारे लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हो। कागो मुस्कुराता है मैं पहले एक फिगर स्केटर था, एक्सीडेंट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया, मैं अकेला पड़ गया, लेकिन तुम लोगों से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं मदद करना चाहता हूँ। घर लौटते ही नेको खुद को यूजलेस महसूस करने लगती है क्योंकि हर कोई उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही। मोरी इमीडिएटली समझ जाता है कि चुड़ैलें किसी पर दुश्मनी से अटैक नहीं कर सकती वरना वे अंधकार की ओर जा सकती हैं, इसलिए ट्रेन्ड विचेस आक्रमण जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती और उन्हें अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए पावरफुल स्पीशीज जैसे राक्षस और टेंगू चाहिए होते हैं। वहीं मीमू जंगल में अपनी झोपड़ी नहीं ढूंढ पाती। उसे रियलाइज़ होता है कि वो जादू से बनाई गई थी और यहाँ इसलिए आई क्योंकि उसने गलती से इस मैजिकल सर्कल को टच कर दिया था जो उसे यहाँ लाया। कुछ ही समय बाद वही मैजिकल सर्कल फिर से उसके सामने आता है और वो देखती है वुल्फ पेड़ों को अपनी नेकेड फिस्ट से गिराकर अपकमिंग बैटल की तैयारी कर रहा है। मैजिशियन उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि मिशन आज रात ही कंप्लीट होना है। मीमू पैनिक में भर जाती है और मोरी को वार्निंग देने दौड़ती है, लेकिन मैजिशियन उसे ट्रैप कर लेता है। उसे पता चलता है कि मीमू असल में एक विच है जो कैट में ट्रांसफॉर्म हुई थी और वो उसे मारने की कोशिश करता है। मीमू डर जाती है लेकिन तभी वुल्फ उसे उठा लेता है। वुल्फ डिसाइड करता है कि वो उसे बचाएगा क्योंकि उसे कैट्स बहुत पसंद है। मैजिशियन कहता है कि वुल्फ अपनी मिस्चीवियस साइड के लिए जाना जाता है। जैसे ही मीमू समझने की कोशिश करती है मैजिशियन उसे एक पोशन खिला देता है जिससे वो सो जाती है और नॉर्मल फॉर्म में आती है ताकि वो उनके प्लान्स में इंटरफेयर ना करे। फिर वो वुल्फ से कहती है कि जब तक वो मोरी से लड़ता है वो डॉग्स को नेको के पीछे भेज देगा और वो इस बात से एक्साइटेड हो जाती है। दूसरी ओर मोरी और बाकी लोग भी उनके प्लान को ट्रैक कर लेते हैं। कैन मोरी को अलर्ट करता है कि वुल्फ का मुकाबला टफ होगा। मोरी नेको से कहता है कि वो उसके साथ आए क्योंकि टीम वर्क से ही जीत संभव है। नेको खुशी खुशी अग्री कर जाती है। फिर मोरी कैन को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो मैजिशियन को ढूंढे और बीच में अटैक करे ताकि उसके कंट्रोल में रहने वाले सारे लड़के फ्री हो जाएं। तभी कागो दौड़ता हुआ आता है क्योंकि उसे वुल्फ का बुलावा मिला था। डॉग्स को एक बड़े मिशन के लिए पार्क में इकट्ठा करना था। गैंग उसका पीछा करते हुए पार्क पहुंचती है जहां कुछ ड्रंक लड़के उनका सामना करने के लिए वेट कर रहे हैं। कागो अचानक अपने शूज का लेस बांधता है और सबको आगे बढ़ने को कहता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं मोरी एक मैजिकल सर्कल पर कदम रख देता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। कागो उसका पीछा करता है और जब तक नेको और टैन वापस आते हैं मोरी कंप्लीटली वैनिश हो चुका होता है। मोरी खुद को मैजिशियन की झोपड़ी के सामने पाता है और कागो उसे धन्यवाद देता है कि उसने इतना भरोसा किया कि मोरी अपनी अलर्टनेस कम कर सके। मोरी कहता है इसका मतलब क्या है। कागो बताता है कि विच ने पहले उससे कांटेक्ट किया था और उसे फेमिलियर बनने का प्रस्ताव दिया था। इसके बदले में वो उसकी पुरानी इंजरी हील कर सकती थी जिसकी वजह से उसने स्केटिंग छोड़ दी थी। मोरी को डिसबिलीफ होता है कि वो भी फेमिलियर फैमिली से है। कागो बताता है कि वो वेयरवुल्फ फैमिली से है और जैसे ही वे क्रेसेंट शेप्ड ऑब्जेक्ट देखते हैं वे अपनी इच्छा से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। फिर वो अपना आर्म बैंड देखता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है जैसे मॉन्स्टर्स के हॉर्न्स और टेंगू के विंग्स उड़ गए वैसे ही वेयरवुल्फ्स बस स्ट्रॉन्गर होते हैं, पर्सनालिटी चेंज होती है।
ठीक वैसे ही जैसे कागो वुल्फ में बदल गया। मोरी पूरी कंफ्यूजन में है और तभी कागो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि मल्टीपल अटैक्स के बाद भी मोरी अनहार्म्ड रहता है। वो कागो से कहता है कि ये केन को डिफीट करने के लिए इनफ है, लेकिन ये अलग फील देता है। फिर वो केन के स्टमक में पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर मीमू ओरिजिनल वर्ल्ड में एक बेंच पर जागती है और उसे मैसेज मिलता है कि बाकी की गैंग मैजिशियन का सामना करने पार्क में जा चुकी है। इस बीच मेको पागल लड़कों की क्राउड देखकर टेंस हो जाती है और उसका अलर्ट ट्रिगर हो जाता है। केन मोरी और कागो को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन वो आंसर नहीं करते, तो मेको खुद ही क्राउड से निपटने का प्लान बनाती है। वो वरीड है कि केन अकेले लड़ नहीं पाएगा, खासकर घायल होने के बावजूद, लेकिन वो कहती है हम कुछ तो करेंगे। मेको डिसाइड करती है कि उन्हें विजिबिलिटी स्पेल लगाना होगा और वे क्राउड में घुसकर रियल मैजिशियन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैजिशियन उन्हें स्पेल यूज करते हुए डिटेक्ट कर लेती है और अपने मिनियंस को अटैक करने के लिए भेज देती है। केन और मेको तुरंत रिट्रीट करते हैं। केन रेडी हो जाता है फाइट के लिए, लेकिन मेको एक रिस्की लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव प्लान सोचती है। वो केन को अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए कन्विंस करती है और फिर एयर से क्राउड के ऊपर से उन्हें पीछा करने पर मजबूर कर देती है। हालांकि ये सिर्फ मैजिशियन का पता लगाने के लिए था, जो अभी भी इनविजिबल है और हमला कर सकता है। मैजिशियन रियलाइज करती है और अपने मिनियंस को कैन पर भेजती है, लेकिन पता चलता है कि मेको ने उसका क्लोन क्रिएट कर लिया है। उसका दूसरा क्लोन पीछे से अटैक करके मैजिशियन को अनकॉन्शियस कर देता है। मैजिशियन विशालकाय होती है, लेकिन ये सच नहीं है कि वही मास्टरमाइंड है। असल मैजिशियन एक छोटी ओल्ड लेडी होती है जो एक टाइनी लग्जूरियस स्पॉट में उड़ रही होती है। गैंग शॉक्ड है कि यही वही पर्सन है जिसके बारे में वे वरीड थे। केन का एक स्लैप उस पर पड़ा और वो बेहोश हो जाती है। फिर केन उसे पकड़कर पेड़ से बांध देता है क्वेश्चनिंग मोड में। ओल्ड लेडी कहती है कि जब उसने अपनी मैजिकल पावर्स डिस्कवर की थी, वो बस एक लिटिल गर्ल थी। सेल्फ थॉट होने की वजह से वो मैजिशियन बन गई। वो बस खुश रहना चाहती थी, लेकिन ओल्ड मैजिशियन बनने के बाद भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी एक मिस्टीरियस पर्सन आया और कहा कि अगर वो सैक्रिफाइस देगी तो उसकी हिडन पावर अवेकन हो जाएगी। उसने अपनी शेप को त्याग दिया और निको और कैन उसे साइन करने से पहले रूल्स एंड कंडीशंस केयरफुली पढ़ने को कहते हैं। अब गैंग रियलाइज कर लेती है कि ये असली मास्टरमाइंड नहीं है और वे पूछते हैं उसके बॉस के बारे में। मैजिशियन कुछ भी रिवील नहीं करती और कैन उसे प्रोवोक करता है फिंगर्स मूव करते हुए इंट्रोगेशन मोड में। तभी नीमू वहां पहुंचती है और जल्दी से निको और कैन को बताती है कि उसे जादूगर के रियल फॉर्म के बारे में सब पता चल गया था, लेकिन सच्चाई बताने से पहले ही वो पकड़ी गई। वो मोरी के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि वो कागो के साथ गायब हो गया था। बस इतना सुनना था कि नीमू सब कनेक्ट कर लेती है। उसे समझ आता है कि कागो ही वो वुल्फ नाम का वियोवुल्फ है और इस वक्त वो और मोरी आमने सामने हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी नीमू जादूगर से कहती है कि वो उन्हें तुरंत वहां ले जाए जहां दोनों अभी लड़ रहे हैं। उधर मोरी को एहसास होता है कि कागो वाकई उतनी पावरफुल है जितना वो। अपने शार्प क्लॉस और तेज इंस्टिंक्ट्स के साथ वो उसकी हर चाल पढ़ रहा है। मोरी थोड़ा कैजुअली बात छेड़ देता है, बस उसका ध्यान भटकाने के लिए, और कहता है मुझे तो लगा था कि वियरवुल्फ सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कागो थोड़ा हंसते हुए कहता है कि उसे ये पावर्स अपने पिता से मिली हैं और वो कई जनरेशंस में पहला इंसान है जिसने अपनी वियरवुल्फ शक्ति को अवेकन किया है। मोरी पूछता है और तेरे इस फॉर्म का तेरे असली रूप से क्या कनेक्शन है? तो वुल्फ जवाब देता है कि वो दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। वो कागो की सारी यादें देख सकता है पर अपनी कोई याद नहीं रखता। असल में कागो ने ही उस विच के साथ डील की थी, लेकिन सारा डर्टी वर्क ये वुल्फ करता है। मोरी गुस्से से पूछता है तो क्या मैं तेरे लिए बस एक पॉन था? क्या हमारी दोस्ती भी झूठ थी? कागो कोई जवाब नहीं देता, बस ग्राउल करता है और मोरी पर टूट पड़ता है। फेस टू फेस फाइट में मैं नहीं हारूंगा, वो गरजता है। मोरी शांत लहजे में कहता है मैं अकेला नहीं हूं। और तभी अचानक कागो स्लाइम जेल में फंस जाता है, जो मिको ने पीछे से स्पेल डालकर एक्टिवेट किया था। मोरी मौका देखकर उस पर जोरदार वार करता है और कहता है तू जीत नहीं सकता क्योंकि मेरे पास दोस्त हैं। लेकिन अब मिको की मैजिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। वो अब मोरी का साथ नहीं दे पाती। विच चिल्लाती है अब मौका है कागो, उसे खत्म कर दो। कैन गुस्से में कहता है अगर एक शब्द और बोला तो तुझे खुद खत्म कर दूंगा। विच फिर भी उकसाती है मार डालो, अगर वो मरा तो तू भी मरेगा क्योंकि तुम दोनों के बीच पैक्ट हुआ है। कागो चुपचाप अपनी कलाई पर बना फेमिलियर मार्क दिखाता है और फिर से मोरी की ओर झपटता है। इस बार लड़ाई और इंटेंस हो जाती है। कैन को समझ आता है कि कागो थोड़ा एज ले रहा है, उसके अटैक्स अनप्रेडिक्टेबल हैं। मोरी को पीछे धकेलते हुए वो ग्राउल करता है, लेकिन मोरी अब पूरी तरह काम है। वो अपने प्रिसाइज अटैक्स का फायदा उठाता है। तेज पंचेस की बारिश होती है। कागो उन्हें बैरली डॉज करता है, लेकिन मोरी का असली प्लान कुछ और होता है। वो उसे धीरे धीरे मट पेट की तरफ पुश कर रहा होता है। कागो को शक होता है और वो बाई तरफ कूदता है, पर वहीं मोरी ट्रैप एक्टिवेट कर देता है। कैन के साथ की फाइट में जो वीक स्पॉट उसने देखा था वो अब उसे एक्सप्लॉइट करता है और कागो के माथे पर जोरदार वार करता है। खून उसकी आंखों में बढ़ जाता है, वो कुछ नहीं देख पाता और मोरी को मौका मिल जाता है। एक पावरफुल हिट के साथ वो कागो को बेहोश कर देता है। लड़ाई खत्म होते ही निको दौड़कर मोरी को गले लगा लेती है।
मोरी भी उसे कसकर पकड़ लेती है, पूछती है तू ठीक है ना। अब सब विच के पास पहुंचते हैं। मोरी कहता है अब कागो को उसके पैक्ट से आज़ाद कर दो, उसने हार मान ली है। विच डरते हुए मना कर देती है, कहती है अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो तुम लोग मुझे मार दोगे। निको आगे बढ़ के वादा करती है हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं तेरे लिए चुड़ैलों की पवित्र भूमि में एक पीसफुल लाइफ का रास्ता ढूंढूंगी। वो आगे कहती है कि हम सबको साथ रहना सीखना चाहिए, चाहे हमारी मैजिक कितनी भी अलग क्यों ना हो। विच उसकी बात मान जाती है, पर जैसे ही वो मास्टरमाइंड का नाम लेने लगती है अचानक दर्द से तड़प उठती है। उसका शरीर धीरे धीरे फेड होने लगता है और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो जाती है। मोरी समझ जाता है कि उस पर एक कर्स सील लगी थी, अगर वो जानकारी देती तो उसकी सारी जादुई शक्ति छीन ली जाती। वो तुरंत कागो की तरफ भागता है। खुशकिस्मती से वो अब भी जिंदा होता है क्योंकि विच के मरने से उसका पैक्ट अपने आप कैंसिल हो गया। सब उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कागो धीमे से पूछता है मैंने इतना सब किया फिर भी तुम मुझे माफ कर रहे हो। निको मुस्कुराकर कहती है अभी नहीं, जब तक तू सब कुछ साफ साफ नहीं बताता। फिर वो कहती है कि यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जगह जल्द ही वैनिश होने वाली है। थोड़ी देर बाद सब एक पब्लिक बाथ हाउस में पहुंचते हैं। वहाँ कागो सच बताता है, विच ने उसे कहा था कि अगर वो उसका फेमिलियर बन जाए तो वो उसे एक एलिक्सिर देगी जो उसकी माँ की बीमारी ठीक कर सकता है। नीमू तुरंत बोल उठती है वो झूठ बोल रही थी, ऐसा एलिक्सिर एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि उसके जन्म के वक्त किसी को उसकी मैजिक का पता नहीं था। लेकिन निको के पास सच में वो एलिक्सिर होता है। सबके मना करने के बावजूद वो उसे कागो की माँ को दे देती है। थोड़ी देर में मिराकल होता है, उसकी माँ व्हीलचेयर से उठ खड़ी होती है पूरी तरह ठीक। कागो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कैन और निको भी रो पड़ते हैं। सिर्फ मोहरी शांत खड़ी रहती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। उसके बाद कागो की माँ सबके लिए खाना बनाती है, कहती है मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। मोरी मुस्कुराकर कहती है तो ये काम कागो करेगा। उसकी माँ भी हंसकर मान जाती है। अब कागो टीम के साथ ही रहने का फैसला करता है क्योंकि उसकी माँ फिर से काम पर लौट चुकी है और जल्द ही फॉरेन टूर्स पर जाएगी। मोरी कहता है कि कागो अब निको का बॉडीगार्ड बनेगा क्योंकि जो डेंजर प्रोफेसी में बताया गया है वो अभी खत्म नहीं हुआ। निको हंसकर कहती है वेलकम बैक कागो। अगले दिन सब एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। कागो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। वो खुद को कूल दिखाने के लिए अपनी वियर्ड हॉबीज के बारे में बात करने लगता है, लेकिन सब अब उसे समझ चुके हैं, वो बस अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहा है। फिर भी सबको पता चलता है कि उसके पास एक खास एबिलिटी है, वो बिना मून देखे भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और यहीं खत्म होता है सीजन 1। लेकिन वेट, अगर आप सीजन 2 की तरह ही अपनी लाइफ में थोड़ी मैजिक ऐड करना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैजिकल स्पिनर 2025 एडिशन। इसे फेंको और ये हमेशा वापस आएगा, जैसे आपकी फेवरेट एनिमे पावर कमिंग बैक टू यू। पोर्टेबल, स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट फॉर फन फिल्ड ड्यूअल्स, रियल और इमेजिनरी। अपने दोस्तों के साथ आउटडोर चैलेंजेस करो या फिर अपने फेवरेट एनिमे मूव्स प्रैक्टिस करो। और एक स्पेशल ट्रीट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, यूज कोड NICO100 और पाओ 100 रुपीज का डिस्काउंट। ऑर्डर करने के लिए साइट लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। सो अभी जाके ग्रैब करो अपना मैजिकल स्पिनर।